फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 91 नए अपग्रेड की शक्ति का परीक्षण। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C91 नए अपग्रेड की शक्ति का परीक्षण कर रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर 91 नए अपग्रेड की शक्ति का परीक्षण। ज़ेरा सदमे में वहीं बैठा रहा क्योंकि उसके अपने हाथ उसकी इच्छाशक्ति से बाहर निकल गए थे और कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ था। उसका सफ़ेद हाथ अचानक बदलने लगा और उसने देखा कि वह धीरे धीरे पिघल गया और एक लंबे सफ़ेद रंग के ब्लेड का आकार ले लिया। यह क्या है? उसने धीरे से अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसका दायां हाथ सफ़ेद ब्लेड में बदल गया है, वह अवाक होकर वहीं बैठ गया। यह असली था और धातु की तरह कठोर था, बिल्कुल एक असली ब्लेड की तरह। ये कैसे संभव है? अपने शरीर के एक हिस्से को निर्जीव वस्तु के आकार में बदलना। आखिरकार उसे इस क्षमता का मतलब समझ में आ गया। ज़ेरास ने धीरे से अपना बायां हाथ ब्लेड की नोक की ओर बढ़ाया और जैसे ही उसने ब्लेड को पार किया, उसके हाथों में एक सटीक रेखा उभर आई जिससे उसके शरीर से रक्त बहने लगा। हालांकि अगले ही सेकंड में उसके पुनर्जीवित होने के कारण घाव तुरंत बंद हो गया। ये बहुत तेज भी है, ज़ेरास ने बड़बड़ाया। होस्ट को अपने मैना को ब्लेड में भेजने की कोशिश करनी चाहिए। सिस्टम नोटिफिकेशन तब प्रकट हुआ जब ज़ेरास ने अपनी बायोमॉर्फ क्षमता को सक्रिय करने से पहले एक भान उठाई, जिससे QJ उसके मैना कोर से बाहर निकल गया और उसके शरीर के माध्यम से प्रसारित हुआ। ज़ेरास ने मन को अपने दाहिने हाथ में ले लिया जो अब एक ब्लेड बन चुका था और ब्लेड के किनारों से अचानक दूधिया सफ़ेद रोशनी निकलने लगी। ज़ेरास ने दूधिया चमक को देखा। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ लेकिन उसे इसके अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया और ब्लेड को अपने हाथों पर रख लिया। जैसे ही दूधिया सफ़ेद रोशनी ज़ेरा की त्वचा के संपर्क में आए, उस पर तुरंत एक कट दिखाई दिया। हालांकि ब्लेड अभी तक उसकी त्वचा के संपर्क में भी नहीं आया था। ज़ेरा के हाथ पर पुनर्जनन और विनाश का एक चक्र दिखाई दिया, क्योंकि घाव तेजी से बंद हो गया और जल्द ही एक बार फिर खुल गया। अगर वह पूरी ताकत से किसी की गर्दन पर ब्लेड घुमाए तो कितना नुकसान होगा। शीघ्र ही उसके सामने एक अधिसूचना प्रकट हुई। मन कोर ऊर्जा 50/70। इतनी जल्दी? ज़ेरास ने खुद से कहा, क्योंकि उसने जल्दी से उस क्षमता को रद्द कर दिया था जिससे ब्लेड वापस उसके सामान्य हाथ में आ गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर कम से कम अब मेरे पास एक आकर्षक आनुवंशिक क्षमता है, ज़ेरास ने बड़बड़ाते हुए कहा। अगर कोई उससे उसकी आनुवंशिक क्षमता के बारे में पूछे तो उसे नहीं पता होगा कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह ये नहीं बता सकता था कि वह अपने एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन के कारण दूसरों में रूप बदल सकता है और न ही वह अपने कैश डिवोरिंग जीन के बारे में बता सकता था। लेकिन अब अगर कोई उससे उसकी क्षमता के बारे में पूछे तो वह बस अपने हाथों को ब्लेड में बदल सकता है और कह सकता है कि यह उसकी आनुवंशिक क्षमता है। अब आइए इस नई क्षमता की शक्ति की जांच करें। ज़ेरास ने धीरे से मेज की ओर बढ़ते हुए और अपना VR हेलमेट निकालते हुए कहा। वह सोफे पर वापस आकर उस पर लेट गया और धीरे से हेलमेट को अपने सिर पर पहना और फिर उसके बगल में लगे बटन को दबाया। ज़ेरास को फिर से वही धक्का महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा को बाहर निकाला जा रहा हो, लेकिन इस बार वह परिचित होने के कारण इसे अनदेखा करने में सक्षम था। मुख्य मेन्यू, ज़ेरास ने अंतरिक्ष में बड़बड़ाते हुए कहा जब उसके सामने होलोग्राफिक छवियों की एक श्रृंखला प्रकट हुई। मुख्य मेनू, विशेषताएं, खिलाड़ी का नाम अरेबस, रैंकिंग 161, हार की संख्या 0, पराजित विरोधियों की संख्या 0, पूरे किए गए मिशनों की संख्या 1, EIA देवताओं लड़ाई नई कैडेटों रैंकिंग 1, रक्त शैतान 2, रीपर 3, सिथन 4, टाइटन 5, लिंक्स 6, बंधन मुक्त, एनो वेल बी इन डॉट 7, पराक्रमी राजा 8, असीम 155, टेलेकिन 156, टॉमहॉक 158, सिम्बर 159, मुताडे 160, डोमेन 161। अरेबस ज़ेरास ने लंबी सूची को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा कि क्विन केवल 8वें स्थान पर ही पहुंच पाया, हालांकि न्यू कैडेट्स रैंकिंग में वह दूसरे स्थान पर था। उन्होंने तुरंत 5वें स्थान पर मौजूद लिंक्स नामक व्यक्ति पर क्लिक किया, लेकिन एक नोटिफिकेशन प्रकट हो गया। आप केवल उन लोगों को ही चुनौती दे सकते हैं जो आपसे 10 रैंक ऊपर हैं। छी, ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में नीचे से शुरू करना होगा, ज़ेरास ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसने 154 रैंकिंग वाले व्यक्ति को चुनौती देने का फैसला किया था। चुनौती अनुरोध भेजा गया। चुनौती स्वीकार की गई। क्या आप ये चुनौती रिकॉर्ड करना चाहते हैं ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें? नहीं। आपका प्रतिद्वंद्वी अर्थली अब आपकी युद्ध स्थलाकृति का चयन कर रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर हो गया। अब आपको 3.2.1 में युद्ध चरण में भेजा जाएगा। ज़ेरास को लगा कि वह किसी दूसरी जगह पर पहुंच गया है और अपनी आंखें खोलकर उसने देखा कि उसे खाली स्थान से दूर ले जाया गया है। उसके सामने रेत और फटी हुई मिट्टी का एक अंतहीन क्षेत्र था जो उसकी आंखों की दृष्टि तक फैला हुआ था। ज़ेरास ने आगे देखा तो उसे एक भारी भरकम गंदे भूरे रंग का युवक दिखाई दिया, जो भूरे रंग का किमोनो पहने हुए था और लगभग 2 मीटर लंबा था। लड़ाई 3.2.1 में शुरू होती है।
जाओ। हालांकि उसमें कहा गया था कि युद्ध शुरू हो सकता है, लेकिन लड़का अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, जिससे जेरास की भौहें तन गईं। आप केवल 161वें स्थान पर हैं और आप मुझसे चुनौती देने का साहस कर रहे हैं, जो 154वें स्थान पर हैं। भले ही सिस्टम उन लोगों को चुनौती देने की अनुमति देता हो जो आपसे 10 रैंक ऊपर हैं, लेकिन आप इतने घमंडी और शायद मूर्ख हैं कि आपको लगता है कि आप उन्हें हरा सकते हैं। तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, जेरास ने कहा, और वह जहां खड़ा था वहां से अचानक गायब हो गया। एक भूसा भयानक गति से हवा में चीरता हुआ आया और तुरंत ही अर्तेली के सामने आ गया, जिसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसने तुरंत अपने हाथ से ताली बजाई। बूम! जेरास पंच मिट्टी से बनी दीवार से टकराया और अगले ही सेकंड में वह दीवार उड़ गई। इससे पहले कि वह अर्तेली की नाक से टकराया, उसका शरीर तुरंत उड़ गया और लगातार जमीन पर गिरता रहा और फिर रुक गया। पृथ्वी पर नियंत्रण की आनुवंशिक क्षमता प्रभावशाली। जेरास की आवाज़ दूर से आई जब वह दूर स्थित अर्थली की ओर चलने से पहले अपने हाथों से रेत झाड़ रहा था। कैसे? अर्थली के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ जब उसने दूर से जेरास की आकृति को देखा जो धीरे धीरे भ्रम में उसके करीब आ रही थी। उसकी पृथ्वी की दीवार एक भी सेकंड के बिना उड़ गई और वह भी एक ही मुक्का से उड़ गया। मुझे चुपके से ले जा रहे हो? मुझे तुम्हारे जैसे घटिया लोगों से नफरत है जो गंदी लड़ाई करते हैं, आर्थेली ने दांत पीसते हुए कहा, जैसे ही उसने अचानक दोनों हाथ जमीन पर रखे और धरती पानी की तरह बहने लगी और उसके पूरे हाथों को घेर लिया। जेरास ने अपनी भौं उठाई और देखा कि उसने अभी क्या किया था, क्योंकि उसने देखा कि अर्थली के हाथों से निकलने वाली शक्ति अचानक बढ़ रही थी। चलो देखते हैं इस बार तुम मुझ पर फिर से छिपकर हमला करते हो। अर्थली दहाड़ते हुए तुरंत ही जेरास की ओर बहुत प्रभावशाली गति से भागा। चुपके से हमला। जेरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी जैसे ही वह भी जमीन से उठा और उनकी मुट्ठियां तुरंत आपस में टकरा गईं। बूम! क्रैक क्रैक! गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। धन्यवाद दोस्तों। सुप्रीम IQ एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 92 रैंकिंग में तेजी से आगे बढ़ना। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C92 रैंकिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 92 रैंकिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चुपके से हमला। जेरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी क्योंकि वह भी जमीन से टकराया और उनकी मुट्ठियां तुरंत आपस में टकरा गईं। बूम! क्रैक क्रैक! रेगिस्तान में किसी चीज के धीरे धीरे टूटने की आवाज गूंज रही थी, जब ईतली मुंह बाय देख रहा था कि कैसे धरती उसके हाथ पर एक दस्ताने की तरह टूटकर अलग होने लगी। बूम! अंततः धरती टुकड़े टुकड़े हो गई और वह तुरंत उड़ गया, जमीन से उछलकर धीरे धीरे रुक गया। उसके चेहरे पर भय दिखाई दे रहा था क्योंकि उसका बायां हाथ उसके दाहिने हाथ को कसकर पकड़े हुए था, जिससे लाल रक्त टपक रहा था, जिससे उसके नीचे की रेत रंग गई थी। आभासी वास्तविकता VR की दुनिया हर चीज की, यहाँ तक कि भौतिक रक्त और सभी भावनाओं की भी उसी तीव्रता के साथ प्रतिकृति बनाती है जैसा कि कोई व्यक्ति सामान्यतः वास्तविक दुनिया में अनुभव करता है। जेरास ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा और अपनी आधी ताकत से एक और मुक्का मारा। एर्थली ने उसे रोकने के लिए अपना बायां हाथ बढ़ाया, लेकिन वह तुरंत एक बार फिर उड़ गया क्योंकि उसके आसपास की पृथ्वी भी टूट गई और उसके बाएं हाथ की हड्डी भी टूट गई। उसका शरीर कमजोर होकर रेत पर गिर पड़ा, उसके सिर की एक नस फट गई, उसके हाथों के अपंग हो जाने के दर्द के कारण, जबकि एक विशाल शक्ति उसके शरीर के भीतर उत्पात मचाते हुए घुस गई। जेरास उसके ऊपर खड़ा होकर उसे दिलचस्प तरीके से देख रहा था, इससे पहले कि उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कुराहट उभरती जब उसने उन जिद्दी आंखों को देखा। अभी भी हार नहीं मानी हो। धीरे धीरे झुकते हुए उसके हाथ आगे बढ़े और उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और फिर उसे ऊपर की ओर खींच लिया। उसने अपने हाथों से अर्थली की गर्दन को कसकर पकड़ रखा था और उस पर बल लगाया, जिससे अर्थली के शरीर की सारी शक्ति खत्म हो गई और उसकी आंखें बाहर निकल आईं। चूंकि आज मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज आपको निःशुल्क पाठ पढ़ाऊंगा। प्रसिद्धि या रैंकिंग जैसी छोटी सी चीज़ के लिए कभी भी अपनी जान जोखिम में मत डालो। ये सिर्फ एक खेल है, फिर भी तुम इसे जीवन मरण की लड़ाई की तरह लेते हो। कितनी बेवकूफ़ी है। जेरास ने तुरंत उसकी गर्दन पर बल लगाया, जिससे हड्डियों के टूटने की एक रीढ़ कंपा देने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई, इससे पहले कि वह एर्थली के शरीर को जमीन पर पटक देता, जिससे टक्कर के बल से दूर तक दरारें पड़ जातीं। जेरास धीरे धीरे उस दृश्य से दूर चला गया। उसके पीछे एक शरीर दिखाई दे रहा था, जिसका सिर जमीन में गड़ा हुआ था, जबकि उसके शरीर का आधा हिस्सा जमीन से ऊपर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरेबस और अर्थली के बीच मैच समाप्त हो गया है। विजेता अरेबस। जेरास ने तुरंत महसूस किया कि उसके आसपास का वातावरण गायब हो गया है और अगले ही पल वह पुनः सफेद हॉल में पहुंच गया। NOWELL-BE-IN.C-OM सिस्टम अधिसूचना तुरंत प्रकट हुई। क्वेस्ट अर्थली को हराना पूरा हो गया है। +150 XP प्राप्त हुआ। उसकी विशेषताओं को देखते हुए। विशेषताएं: खिलाड़ी का नाम अरेबस, रैंकिंग 154, हार की संख्या 0, पराजित विरोधियों की संख्या 1, पूरे किए गए मिशनों की संख्या 1। ओह, हार का मतलब है अपने प्रतिद्वंद्वी की रैंकिंग पर वापस जाना।
जेरास ने सोचा, जब उसने 141 रैंकिंग वाले वोल्कन नाम के खिलाड़ी पर क्लिक किया और तुरंत चुनौती शुरू कर दी। चुनौती अनुरोध भेजा गया। चुनौती स्वीकार की गई। क्या आप ये चुनौती रिकॉर्ड करना चाहते हैं ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें? नहीं, उसने कभी भी अपनी लड़ाइयों को रिकॉर्ड करने का विकल्प नहीं चुना क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में कुछ भी जाने, सिवाय उन लोगों के जो उसके साथ लड़े थे। वह अच्छी तरह से जानता है कि एक अज्ञात दुश्मन सबसे अनुभवी योद्धाओं को भी अपनी सीटों के किनारे पर रखता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपका प्रतिद्वंद्वी वोल्कन अब आपकी युद्ध स्थलाकृति का चयन कर रहा है। हो गया, अब आपको 3.2.1 में युद्ध चरण में भेजा जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक युवक को एक छोटे से कमरे में बिस्तर पर सोते हुए देखा जा सकता था, जिसके सिर पर हेलमेट लगा हुआ था। उसकी सामान्य धड़कन जो चुपचाप बढ़ रही थी और घट रही थी, अचानक तेजी से बढ़ने लगी। उसका शरीर तेजी से हिलने लगा और अचानक उसके हाथ हेलमेट की ओर बढ़े और उसने उसे उतार दिया। अब उसके चेहरे की विशेषताएं देखी जा सकती थीं, जिससे पता चलता था कि वह एक मोटा गालों वाला युवक था, जिसके गंदे भूरे बाल और बड़ी आंखें थीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं हार गया। मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। आखिर वह कौन है? उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था और उसके हाथ उसकी गर्दन पर कसकर टिके हुए थे और वह खुश था कि हाल ही में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक खेल था। युवक ने जल्दी से जल्दी सूचना भेजने का फैसला किया क्योंकि वह अरेबस नामक खिलाड़ी के बारे में सारी जानकारी खोज रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जेरास तुरंत ही उस खाली स्थान से गायब हो गया और अगले ही पल वह एक ज्वालामुखी क्षेत्र में खड़ा था, जहां कभी कभी लावा फूट रहा था, जिससे उस स्थान पर चारों ओर लावा की छींटें फैल रही थीं। वह जिस स्थान पर खड़ा था वह एक प्रकार का गोलाकार युद्ध मंच था, जिसमें एक अंधेरा जला हुआ फर्श था जो कुछ प्रकार के अजीब ऑब्सीडियन चट्टानों से बना था, और उसके चारों ओर लावा का एक समुद्र था जो उसकी आंखों की दृष्टि तक फैला हुआ था। उसके सामने एक लाल बालों वाला युवक खड़ा था, जिसकी लंबाई 1.9 मीटर थी और उसकी लाल आंखें जलती हुई लपटों की मृग तृष्णा को दर्शा रही थीं। लाल रंग की शर्ट और पतलून पहने हुए उसकी आंखें सीधे जेरास को घूर रही थीं, लेकिन उसके अंदर कोई भावना नहीं थी। लड़ाई 3.2.1 में शुरू होती है। जाओ। वोल्कन धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ा। उसके गहरे लाल बाल और भी अधिक लाल रंग में झिलमिलाने लगे तथा उन पर लपटें नाचती हुई दिखाई दे रही थीं, जैसे कि वे आग में फंस गए हों। अपनी पूरी ताकत से जमीन पर कदम रखते ही उसके पैरों के नीचे से आग की लपटें फूटने लगीं और वह तेजी से आगे बढ़ा और जेरास के सामने प्रकट हुआ तथा उसने अपनी जलती हुई मुट्ठी निकाली। यह उनकी आनुवंशिक क्षमता थी, आसपास के ज्वाला तत्वों पर नियंत्रण। जेरास तेज गति को देखकर मुस्कुराया और खुद से बुदबुदाया, इतना खराब भी नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बगल की ओर कदम बढ़ाते हुए उन्होंने अपना सिर एक ओर झुका लिया, जिससे वे प्रभावी रूप से मुक्का से बच गए, जबकि उनका शरीर नीचे की ओर झुका हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपना पैर पूरी ताकत से वोल्कन की छाती पर पटक दिया, जिससे छाती तुरंत हमले से धंस गई और वे तुरंत उड़ गए। वोल्कन की आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि उसके मुंह से खून बहने लगा। उसकी छाती के सेंसर उसके मस्तिष्क में दर्द के झटके भेजने लगे और उसे सांस लेने में बहुत कठिनाई होने लगी। जैसे ही उसने जेरास को देखने के लिए अपनी आंखें चौड़ी की, उसका शरीर रुक गया, लेकिन वह तब आश्चर्यचकित रह गया जब उसने अपने सामने सिर्फ 1 इंच की दूरी पर एक चेहरा देखा। अथाह आंखें उसकी ज्वलंत लाल आंखों में घूर रही थीं, इससे पहले कि दुनिया अचानक पूरी तरह से लाल हो गई और फिर अंधेरे में बदल गई। बूम! एक आकृति को तुरंत ज्वालामुखी में उड़ा दिया गया और वह बिना किसी प्रतिरोध के तेजी से उसके नीचे डूब गई। अंतरिक्ष में आई की आवाज गूंजी। अरेबस और वोल्कन के बीच लड़ाई पूरी हो गई है। विजेता अरेबस। जेरास तुरंत ही अंतरिक्ष से गायब हो गया, क्योंकि उसने सिस्टम अधिसूचना को नजरअंदाज कर दिया और अपने अगले प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देने लगा। वह यथाशीघ्र EXP हासिल करने का प्रयास करेगा, साथ ही रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त करने का भी भरसक प्रयास करेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अरेबस नामक एक खिलाड़ी की रैंकिंग में तेजी से ऊपर उठने की खबर ने पूरे EA देव युद्ध खेल में तूफान मचा दिया, क्योंकि कहा गया था कि उसने अपने सभी विरोधियों को क्रूर शक्ति से तेजी से हरा दिया और उनमें से हर एक पर 1 मिनट से अधिक समय भी नहीं बिताया। सभी खिलाड़ी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और यह भी कि वह कौन है, क्योंकि उन्होंने ये भी शर्त लगा रखी थी कि वह जल्द ही शीर्ष 50 रैंकिंग में नया खिलाड़ी बन जाएगा, जबकि कुछ का तर्क था कि उसकी तेजी से गिरावट जल्द ही रुक जाएगी। हालांकि बहुत से लोगों ने इस खबर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब खेल के दौरान एक अधिसूचना आई तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। नई उपलब्धि तोड़ी गई। पूर्णविराम। अरेबस नामक एक खिलाड़ी ने 3 घंटे से भी कम समय में 161वीं रैंक से 70वीं रैंक तक का सफर तय किया है। उसने बिना आराम किए कुल 10 प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला किया और एक भी बार हार नहीं मानी। ऐसा कारनामा करने वाले पहले व्यक्ति बनने पर अब उन्हें 50 अंक दिए जाएंगे। गेम AI द्वारा दी गई खबर ने सभी को अचंभित कर दिया, क्योंकि आखिरकार सभी ने अरेबस नाम के खिलाड़ी पर ध्यान दिया। नोटिफिकेशन देखकर क्विन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जबकि उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभर आई।
अब मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि उन अहंकारी शीर्ष 10 लोगों को कैसा महसूस होगा जब अंततः उनकी रैंकिंग को चुनौती दी जाएगी। हमारा विन विन मिशन शुरू हो गया है। आप सभी अब 5 अध्याय तक के प्रिविलेज अध्याय खरीद सकते हैं और आपको महीने के अंत में उपन्यास का प्रोफाइल बैच जैसा अद्भुत बोनस भी मिलेगा। इसके अलावा विशेषाधिकार खरीदने से आप अपने आप ही उन लोगों से ऊपर हो जाते हैं जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है और आपको सामान्य पाठकों की तुलना में उन्नत अध्यायों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। यह अपने नाम की तरह ही है, जो आपको उच्च विशेषाधिकार देता है। विशेषाधिकार खरीदने से भी मुझे बहुत मदद मिलती है, तो आप भी विशेषाधिकार खरीदकर मेरी मदद कर सकते हैं। आप सभी का अग्रिम धन्यवाद। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 93 स्तर 9 तक ऊपर उठना। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली, लेवल 9 तक लेवलिंग। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 93 लेवल 9 तक ऊपर उठना। एक आकृति पहाड़ी क्षेत्र में मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी देखी जा सकती थी, जबकि एक अन्य आकृति विचित्र चट्टानी कवच पहने हुए थी, जिसमें दरारें थीं जो उसके पैरों के ठीक नीचे देखी जा सकती थी। जमीन पर अभी भी युद्ध के निशान मौजूद थे। रॉकी कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी मांसपेशियां थकावट के कारण पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गई थीं और वह जितना संभव हो सके उतनी सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्होंने अरेबस नामक एक व्यक्ति की पागलपन भरी रैंकिंग की खबर सुनी थी और जब उन्होंने देखा कि उसके प्रति चुनौती पेश की गई है, तो वे चुनौती को उत्सुकता से स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सके, इस उम्मीद के साथ कि इससे अरेबस की प्रसिद्धि में तेजी से वृद्धि पर रोक लग जाएगी, जबकि उनकी प्रसिद्धि आसमान छू जाएगी। लेकिन यहाँ वह पूरी तरह से ऊर्जाहीन था। उसका बख्तरबंद शरीर जिस पर उसे गर्व था, घिस चुका था और उसमें दरारें पड़ गई थीं। मैं मानता हूँ, अरेबस और रॉकी के बीच लड़ाई पूरी हो गई है। विजेता अरेबस। ज़ेरास वापस उस सफ़ेद स्थान पर आ गया। वह वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर छोटे छोटे घाव और चोट के निशान थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े कहीं से फटे हुए थे। मुझे लगता है कि लगातार 10 नए कैडेटों से लड़ने से मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है, ज़ेरास ने अपने जर्जर शरीर को देखते हुए कहा। शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि वह अभी भी शीर्ष 50 में जगह बना सकते हैं, लेकिन 70वें स्थान पर पहुंचने पर वह पहले से ही थक चुके थे और लड़ाइयों से थक चुके थे। ज़ेरास ने अपने गुणों को देखा और वह सामग्री को देखकर संतुष्ट सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। विशेषताएं: खिलाड़ी का नाम अरेबस, रैंकिंग 70, हार की संख्या 0, पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पराजित विरोधियों की संख्या 10, पूरे किए गए मिशनों की संख्या 1। कम से कम ये पहले की तुलना में बेहतर दिख रहा था, सिर्फ 3 घंटे पहले। होलोग्राफिक पैनल पर एक आखिरी नज़र डालते हुए उसने खेल से बाहर निकलने का फैसला किया, क्योंकि अचानक सफ़ेद रोशनी की चमक के कारण उसकी चेतना सुन्न हो गई थी और अगले ही सेकंड में वह अपने शरीर में वापस आ गया। ज़ेरास ने धीरे से हेलमेट उतार दिया और एक गहरी सांस ली। अब उसने देखा कि आभासी दुनिया और वास्तविक दुनिया के बीच कुछ अलग था, और वह थी हवा। वास्तविक दुनिया की हवा में कुछ खास था जो VR से अलग था। निश्चित रूप से कुछ अलग था, हालांकि वह क्या था ये वह नहीं बता पाया। जैसे ही उसने स्क्रीन की ओर देखा, उसकी घड़ी की बीप बजी। आपने ये देवताओं की लड़ाई में एक उपलब्धि हासिल की है। आपके खाते में 50 अंक भेज दिए गए हैं। कुल अंक 120 NOLB जन.com। लगता है मैं जल्द ही अपना कर्ज चुका दूंगा, ज़ेरास ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि वह कभी नहीं भूला कि यह क्विन ही था जिसने उसे VR सेट खरीदने के लिए पैसे उधार दिए थे। ऐसा नहीं है कि वह इसे चाहता था, लेकिन सेट उसके लिए बहुत मददगार साबित हुआ, जिससे उसे अलग अलग आनुवंशिक क्षमताओं के साथ लड़ने और अपनी क्षमता का उपयोग करने के नए तरीके विकसित करने का अनुभव मिला। हालांकि किसी भी प्रतिद्वंद्वी ने उसे अपनी नई आनुवंशिक क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया। रात के 10:50 वह अब भी झगड़ों का भरपूर आनंद लेता था। ज़ेरास के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से जोर जोर से हंसने लगा। बधाई हो, खोज वोल्कन को हराना पूरा हो गया है। +150 XP प्राप्त हुआ। बधाई हो, खोज वोल्कन को हराना पूरा हो गया है। +150 XP प्राप्त हुआ। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बधाई हो, खोज हादी को हराना पूरा हो गया है। +150 XP प्राप्त हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बधाई हो, खोज रॉकी को हराना पूरा हो गया है। +150 XP प्राप्त हुआ। कुल अनुभव 1960 1500। क्या मेज़बान स्तर ऊपर करना चाहता है? हाँ, बधाई हो, होस्ट सफलतापूर्वक लेवल 9 तक पहुंच गया है। जोड़ 10 विशेषता अंक प्राप्त। कुल अनुभव 460 2000। मैं हर गुजरते दिन के साथ लेवल 10 के करीब पहुंच रहा हूं। मैं लगभग इंतजार नहीं कर सकता। तब मैं कम से कम आपके बारे में कुछ सीख पाऊंगा सिस्टम, साथ ही अपने कैश डेवोरर जीन की तथाकथित सच्ची शक्ति को भी अनलॉक कर पाऊंगा। ज़ेरास ने अपना ध्यान उससे हटाकर अपने विशेषता बिंदुओं पर केंद्रित करने से पहले बड़बड़ाया। बुद्धि में 5 अंक, धारणा में 3 अंक और चपलता में 2 अंक जोड़ें।
ज़ेरास ने आदेश दिया। उसने अपनी ताकत नहीं बढ़ाने का फैसला किया क्योंकि उसने देखा कि वह वीआर गेम में अपने सभी विरोधियों को एक ही मुक्का या लात से आसानी से उड़ा सकता है। जबकि बहुत ताकत होना एक अच्छी बात है, बहुत अधिक ताकत और उसके आंकड़े असंतुलित हो जाएंगे जो उसे लगा कि क्षमता से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। बधाई हो, अंक सफलतापूर्वक जोड़ दिए गए। गुण: शक्ति 49, चपलता 46, धारणा 40, पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, खुफिया जानकारी 21, आकर्षण 0, विशेषता अंक 0। अच्छा, ये बात खत्म होने के बाद ज़ेरास अपने बेडरूम के दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोलकर नर्म बिस्तर पर उतरा। उसकी हड्डियां आराम से कराह रही थीं। बिस्तर पर सोते हुए उसने अपने ऊपर छत को देखा। जीवन की यादें उसके दिमाग में कौंध रही थीं। अनाथालय की यादें, जहां वह जीवित रहने के लिए पागलों की तरह संघर्ष करता था और केवल सूखी रोटी और पानी के एक टुकड़े के साथ रहता था, उसे आत्मोपहास में मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थीं। उसे बचाने की कोशिश करते समय दादी मियाँ की हत्या की यादों ने उसकी आंखों को अविश्वसनीय रूप से ठंडा कर दिया और क्रोध से उसके दांत किटकिटाने लगे। दादी मियाँ ही उसकी सब कुछ थीं। वह उसकी दुनिया थी। जब दुनिया उसे कचरा कहती थी तब वह उसके साथ रहती थी और उसे खाना खिलाती थी, लेकिन उसकी मदद करने की कोशिश करने पर उसका सिर कलम कर दिया गया और उसे भी एक घिनौने समूह को बेच दिया गया। फिर भी दुनिया को कभी परवाह नहीं थी। लेकिन उसे परवाह क्यों होगी, ये तो बस एक और बूढ़े अनाथालय के नौकर और एक अनाथालय के लड़के की मौत थी जो सभी शक्तिशाली सेलेस्ट्रिया परिवार के टुकड़ों पर जी रहे थे। मैं शैतान की कसम खाता हूँ, मैं तुम सभी को परवाह करने पर मजबूर कर दूंगा। बस तुम प्रतीक्षा करो, मेरे प्रज्वलित क्रोध की प्रतीक्षा करो। ज़ेरास ने अनजाने में जोर से कहा, जैसे उसकी उंगलियां उसकी हथेलियों में धंस गई हों और खून के छींटे निकल रहे हों। फिर भी चेतना के तंतुओं में एक दूसरी भावना बहुत ही हल्के ढंग से उभरी। आखिर उसका मूल क्या था? उसके माता पिता कौन थे? वह अनाथालय में बड़ा हुआ, लेकिन उसके माता पिता के बारे में कुछ नहीं बताया गया। क्या वे मर चुके हैं? क्या वे जीवित हैं? आखिर वह सेलेस्ट्रिया परिवार के अनाथालय में कैसे पहुंचा? इनमें से किसी भी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। हालांकि सबसे संभावित उत्तर यह था कि उसके माता पिता मर चुके हैं। फिर भी उसे इस पर संदेह था। कारणों के बारे में तो वह खुद भी नहीं जानता। शायद वह सिर्फ आस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसे शायद जीने के लिए किसी चीज़ पर विश्वास करने की ज़रूरत थी। लेकिन एक बात पर वह निश्चित था, जो उसने कमांडर शिरोन द्वारा दी गई पुस्तक में पढ़ी थी। ये वह जगह थी जहां जीन के वंशानुगत होने की बात की गई थी और एक बच्चे का जीन ज़्यादातर पिता या माता के जीन के बाद ही आता है। बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में ही बच्चे के जीन उसके परिवार के जीन से पूरी तरह अलग होंगे, और अगर अलग भी होंगे तो भी यह एक ऐसा जीन होगा जो पहले उस वंश की पंक्ति में था। चूंकि उसके पास एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन था जो निस्संदेह अपने आप में एक शक्तिशाली जीन था, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके पिता या उसकी माँ या उसके वंश के किसी व्यक्ति में कभी वही जीन था। वह जानता था कि उसके जैसे जीन वाला व्यक्ति सामान्य मौत नहीं मर सकता और उसका कोई इतिहास नहीं हो सकता। इसी बात पर वह टिका रहा। उसे उम्मीद थी कि उसका परिवार आकाशगंगा में कहीं मौजूद होगा। ज़ेरास ने अपने दिमाग से यह विचार निकाल दिया और वह सोने चला गया। अपने जीवन में जिन घटनाओं और खतरों से वह गुजरा था, उसने उसे दूसरों की तुलना में अधिक तेजी से परिपक्व बना दिया था, लेकिन अंत में वह केवल 16 वर्ष का था। सच कहूं तो कभी कभी उसे भी दर्द महसूस होता था। अकेलेपन का दर्द। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन्स की बहुत सराहना की जाती है। सुप्रीम अंडरस्कोर IQ मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 94 अंतरिक्ष में खतरनाक क्षेत्र, अवसर और खतरा एक साथ मौजूद हैं। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C94 अंतरिक्ष में खतरनाक क्षेत्र, अवसर और खतरा एक साथ मौजूद हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन: अंतरिक्ष में 94 खतरनाक क्षेत्र, अवसर और खतरा एक साथ मौजूद हैं। हालांकि इसे अनंत शून्यता का एक लंबा विस्तार माना जा सकता है जो हमेशा के लिए विस्तारित होता है, हमारी अनंत आकाशगंगा एक बहुत ही विनाशकारी वातावरण है जिसमें बहुत सारे खतरे बस कोने में छिपे हुए हैं। प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जब अंतरआयामी युद्ध के नए कैडेट्स बैठे और चर्चा किए जा रहे विषय पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि यह अंतरिक्ष के किसी खतरनाक क्षेत्र का विषय था जहां से अंतरिक्ष यान गुजर सकता था। ज़ेरास भी ध्यानपूर्वक सुन रहा था। कभी कभी उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती थी, जबकि कुछ नए कैडेटों के चेहरे पर ठंडा पसीना टपक रहा था, क्योंकि वे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और एक सेकंड के लिए भी अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे थे। निस्संदेह EIA होने के नाते हमारे पास अधिकांश दुर्घटनाओं के लिए उपचारात्मक समाधान हैं और आज हम उन दुर्घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे तथा EIA ने उनके प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया है। ज़ेरा के कान तुरंत खड़े हो गए क्योंकि उसने प्रशिक्षक मोनिका के भाषण में कुछ गड़बड़ देखी। उसने कहा कि EIA ने अधिकांश दुर्घटनाओं के लिए समाधान ढूंढ लिया है, लेकिन उसने सभी दुर्घटनाओं के बारे में कभी नहीं कहा, जिसका अर्थ है कि अंतरिक्ष में मिशन पर दुर्घटनाएं होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। सबसे पहले क्षुद्रग्रह और उल्काएं हैं। अंतरिक्ष में होने वाली बड़ी दुर्घटनाएं जिन्होंने महान विकास से पहले ही पृथ्वी को चिंतित कर दिया है।
प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जिससे ज़ेरा के कान स्वतः ही खड़े हो गए। महान विकास से पहले की घटना, प्राचीन पृथ्वी के दौरान की घटना। कमरे के चारों ओर का स्थान बदल गया और अंतरिक्ष का अंतहीन विस्तार हो गया तथा कमरे के केंद्र में एक छवि प्रकट हुई। एक बहुत लंबी पूंछ वाली अग्निमय वस्तु की छवि जो उस शून्य में तेजी से घूम रही थी जिसमें वे थे। धूमकेतु लगातार तारा प्रणालियों के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन बर्फ और चट्टान के ये प्राकृतिक रूप से चलने वाले पिंड बहुत खतरनाक होते हैं। हमारे तारा प्रणाली में धूमकेतुओं का अध्ययन करने से हम जानते हैं कि वे बर्फीले पिंड हैं जो हमारे सूर्य की किरणों से गर्म होने पर गैस और धूल छोड़ते हैं, जिससे उनके पीछे एक विशाल पूंछ बन जाती है। ये जेट जैसी प्रक्रिया इन पिंडों को सौरमंडल के चारों ओर गति प्रदान करती है, लेकिन चूंकि धूमकेतु सौरमंडल के गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा खींचे जाने के दौरान स्वयं को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए उनकी कक्षाएं विलक्षण होती हैं और उनकी गणना करना हमेशा आसान नहीं होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारी अनंत आकाशगंगा में 20,000 से ज़्यादा धूमकेतु हैं, जिनमें से कुछ के नाभिक 500 किलोमीटर तक के हैं। अगर इनमें से कोई कभी किसी अनजान अंतरिक्ष यान से टकराता है तो उससे निकलने वाली ऊर्जा उस पर सवार सभी लोगों को मिटा देगी, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा और ज़ेरा के बाल खड़े हो गए। मिशन पहले से ही काफ़ी खतरनाक था, अब उन्हें उस अंतरिक्ष पर भी ध्यान देना होगा जहां वे फिर से यात्रा करेंगे। इसलिए IA द्वारा बताए गए उपायों के अनुसार ये बहुत ही शानदार शक्ति वाला अविश्वसनीय इंजन है जो अभी भी एक उच्च गति वाले धूमकेतु की सीमा से बाहर चल सकता है, भले ही इसे अंतिम क्षण में एक ऊर्जा अवरोधक के साथ पता लगाया गया हो जो इससे निकलने वाली ऊर्जा के अवशिष्ट शॉकवेव को संभाल सकता है। इसका मतलब यह है कि अब तक आप इसे 1 मिनट में पता लगा सकते हैं, जो कि संभव होना चाहिए यदि आप अंतरिक्ष यान टेक्नो रडार का उपयोग करते हैं, तो आपको धूमकेतु या क्षुद्रग्रह द्वारा नष्ट होने से बचने में सक्षम होना चाहिए। चिंता की कोई बात नहीं है ना? प्रशिक्षक मोनिका ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा जब उन्होंने छात्रों की ओर देखा जो ऐसे लग रहे थे जैसे कि उनकी आत्मा लगभग उनसे निकाल ली गई हो। दूसरी सबसे आम अंतरिक्ष दुर्घटना को कोरोनल इजेक्शन कहा जाता है। तारों से निकलने वाले कोरोनल निष्कासनों में सबसे अच्छे अंतरिक्षयान की तकनीक को भी पनगु बनाने की क्षमता होती है। कोरोनल इजेक्शन आमतौर पर सूर्य की चमक के दौरान होता है, जो किसी तारे की सतह पर ऊर्जा उत्पादन में अचानक वृद्धि है। हालांकि कुछ चमक के परिणामस्वरूप कोरोनल इजेक्शन नहीं होता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो तारा प्लाज्मा के गर्म विकिरणित बादलों को बाहर निकालता है। जब प्लाज्मा की यह शॉकवेव अंतरिक्ष यान तक पहुंचती है तो ये भूचुंबकीय तूफान पैदा कर सकती है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से इलेक्ट्रॉनों को फाड़ देती है और यहां तक कि किसी भी मौजूदा जीवन को ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क में ला सकती है। यदि आप लोग कोरोनल इजेक्शन से टकराएं तो आप सभी मर जाएंगे, क्योंकि आपका कमजोर शरीर बिना उत्परिवर्तन के ब्रह्मांडीय विकिरण के इतने अधिक बल को ग्रहण नहीं कर पाएगा। और अगर आपको लगता है कि उत्परिवर्तन आपको 4 मांसल भुजाएं या 6 आंखें विकसित करने जैसी विशेष शक्तियां देगा तो आप बहुत मूर्ख होंगे। जबकि ऐसा होने की संभावना है, भुजाएं संभवतः आपकी आंखों के गड्ढों से बाहर निकलेंगी। प्रशिक्षक मोनिका ने विस्फोट की एक ज्वलंत किरण की छवि को देखते हुए कहा जो उन सभी के ठीक सामने शून्य के केंद्र में हो रही थी। तो उपाय क्या हैं? वास्तव में आप विस्फोट से पूरी गति से दूर भागकर इससे बच सकते हैं, लेकिन इस तरह के विस्फोट की सीमा बहुत व्यापक है और इससे आप अपने मिशन के रास्ते से भटक सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि विस्फोट में फंस जाएं और पूरा अवरोध सक्रिय कर दें। बेशक ब्रह्मांडीय विकिरण फैल जाएगा और IA ने एक उपाय बनाया है। ये IA वेस्टा एडवांस्ड स्पेससूट हैं। ये पहनने वाले तक ब्रह्मांडीय विकिरण के प्रवेश को रोकने में सक्षम होने चाहिए। ब्रह्मांडीय विकिरण से प्रभावित होने से बचने का एक और तरीका है कॉस्मिक रैंक चरण पर पहुंचना। तब आप ऐसे विकिरणों से प्रतिरक्षित हो जाएंगे। कॉस्मिक रैंक स्टेज, ज़ेरास ने बड़बड़ाया। वह अभी भी केवल स्टार रैंक स्टेज पर था और अभी भी उस स्टेज से 2 प्रमुख साधना स्तर दूर था, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के विचार से अभी भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिर एक कॉस्मिक रैंक स्टेज विशेषज्ञ कितना मजबूत होगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक अन्य अंतरिक्ष दुर्घटना ब्लैक होल दुर्घटना है। दुष्ट ब्लैक होल के रूप में ज्ञात ये विशालकाय पिंड किसी तारा प्रणाली में घुसकर उसे निगल जाने में सक्षम है। अंतरिक्षयान की तो बात ही छोड़िए। ये तब उत्पन्न होते हैं जब कोई तारा अपने आप ही ढह जाता है, जिससे अंतरिक्ष में एक ऐसा बिंदु निर्मित होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता। इससे भी बुरी बात यह है कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है और हम उनका पता तभी लगा सकते हैं जब हम उनका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव देखें, जिसका अर्थ है कि ब्लैक होल के सामने आपका रडार भी बेकार है। लेकिन वे बहुत दुर्लभ हैं और आपको केवल तभी एक मिलेगा जब आप अनंत आकाशगंगा में बहुत दूर होंगे। कम से कम आपको अभी इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा जब वह दूसरे स्थान पर जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन एक कैडेट ने उसे रोक दिया जिसने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। NOWELL-BE-IN.C ओम। हाँ क्या ब्लैक होल के लिए कोई उपाय है? लड़के ने अपनी आवाज में उस भय को छिपाते हुए पूछा जिसे छिपाना बहुत मुश्किल था। कोई उपाय? नहीं, एकमात्र उपाय गैलेक्सी रैंक स्टेज पर होना है। मुझे डर है कि आपके स्तर पर कोई उपाय उपलब्ध नहीं है। इसलिए यदि आप किसी ब्लैक होल में फंस जाते हैं तो लेडी लक के साथ अपने खराब संबंधों को दोष दें और अपनी अंतिम प्रार्थना करें।
प्रशिक्षक मोनिका ने उत्तर दिया और लड़का अपनी सीट पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी उम्र 10 साल और बढ़ गई है। इस वर्ग के लिए अंत में है अंतरतारकीय ग्रह। हम आमतौर पर ग्रहों को चट्टान या गैस के ऐसे पिंडों के रूप में समझते हैं जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। लेकिन ऐसे ग्रह भी हैं जिनका कोई घर नहीं है, और अगर उनमें से कोई एक तारा प्रणाली में भटक गया तो यह विनाशकारी हो सकता है। ये अंतरतारकीय ग्रह किसी तारे की परिक्रमा किए बिना अंतरिक्ष में घूमते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा तब होता है जब कोई ग्रह गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा ग्रह प्रणाली से बाहर फेंक दिया जाता है, या जब कोई ग्रह किसी तारकीय क्षेत्र के बाहर मलबे से बनता है। ऐसा अनुमान है कि इस समय अरबों ऐसे ग्रह हैं जो ब्रह्मांड में अकेले विचरण कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अंतरतारकीय ग्रहों के बारे में एक दिलचस्प तथ्य है? प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जिससे छात्रों की भौहें तन गईं। यह शायद बुरी बात है। अंतरिक्ष में होने वाली प्रत्येक दुर्घटना को दुर्घटना कहना एक अविश्वसनीय अवसर हो सकता है, जिसके लिए दुनिया के विभिन्न देश युद्ध भी कर सकते हैं। प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, और ज़ेरा के कान खड़े हो गए। एक अवसर? क्या ये हो सकता है कि हर दुर्घटना में कुछ महत्वपूर्ण छिपा हो, कुछ ऐसा जो इतना महत्वपूर्ण हो कि दुनिया युद्ध में उतर जाए? वह क्या हो सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 95 संसार के भीतर छिपा एक रहस्य। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C95 दुनिया के भीतर छिपा एक रहस्य। एड्स बाय पब फ्यूचर। 95 संसार के भीतर छिपा एक रहस्य। अंतरिक्ष में होने वाली प्रत्येक दुर्घटना को दुर्घटना कहना एक अविश्वसनीय अवसर हो सकता है, जिसके लिए दुनिया के विभिन्न देश युद्ध भी कर सकते हैं। प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, और ज़ेरा के कान खड़े हो गए। एक अवसर? क्या ऐसा हो सकता है कि हर दुर्घटना में कुछ महत्वपूर्ण छिपा हो, कुछ ऐसा जिसके लिए दुनियाएं युद्ध कर सकती हैं? वह क्या हो सकता है? ज़ेरास ने सोचा। अनंत आकाशगंगा ने अपनी रचना के आरंभ से ही सर्वाधिक सभ्य और सर्वाधिक शक्तिशाली जातियों का इतिहास संजोया है। उन जातियों का इतिहास जो हमारी दुनिया की कल्पना से परे हैं। समय की अपरिहार्य शक्ति के कारण इनमें से अधिकांश प्रजातियां शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी या विलुप्त हो जाएंगी, चाहे इसका कारण उस तारे का विनाश हो जिसमें वे रहते हैं या कोई स्थानिक घटना हो। लेकिन एक बात पक्की है, तारे पर मौजूद सभी चीज़ें नष्ट नहीं हुई हैं। इस पूर्व प्रजाति की कुछ चीज़ें अभी भी उस स्थानिक घटना के अवशेषों में मौजूद हो सकती हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया है। अतः इस बात की संभावना है कि एक तैरते हुए अंतरतारकीय ग्रह में कई वर्षों पहले के एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व का शव छिपा हो, या किसी प्राचीन जाति की खेती की भूमि किसी दुष्ट ब्लैक होल के केंद्र में स्थित हो। अंतरिक्ष में होने वाली हर दुर्घटना, चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, एक वरदान साबित हो सकती है। ये वरदान इतना महान है कि अगर आप इसे प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो आप एक ही कदम में दुनिया के शिखर तक पहुंच सकते हैं। प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जिससे कैडेटों की आंखें एहसास से भर गईं। ज़ेरास भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अगर संयोग से कोई तैरते हुए तारे के शरीर के संपर्क में आता है और वास्तव में किसी प्राचीन बिजली घर की लाश पाता है, तब लाश के पहने हुए कपड़े और उसके शरीर का हर इंच एक खजाना होगा जिसके लिए दुनिया वास्तव में युद्ध करेगी। लेकिन क्या उनके स्तर पर तैरते हुए किसी खगोलीय पिंड के करीब पहुंचना संभव है? लेकिन आपकी अवस्था में, यदि आप किसी तैरते हुए तारे के करीब पहुंच जाते हैं, तो आप संभवतः उस तारे के चारों ओर की ब्रह्मांडीय विकिरण की लहर से एक पल में ही नष्ट हो जाएंगे, इसलिए आप लोगों के लिए उसमें खजाना खोजने की कोशिश करने की संभावना भी शून्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार जब आप कॉस्मिक रैंक चरण के शिखर पर पहुंच जाते हैं और गैलेक्सी रैंक चरण में चले जाते हैं, तो केवल हवा में मैना को अवशोषित करना आपके लिए आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आपको अपनी साधना प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए खजाने की खोज में जाना होगा। इसलिए सितारों की यात्रा करना और अंतरिक्ष में खजाने की खोज करना गैलेक्सी रैंक चरण के लोगों की विशेषता है, और यदि आप किसी मजबूत गैलेक्सी रैंक विशेषज्ञ से मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि उसने अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए एक अविश्वसनीय खजाना प्राप्त कर लिया है। प्रशिक्षक मोनिका ने युवाओं को उच्च रैंक चरणों के बारे में कुछ जानकारी देते हुए समझाया, लेकिन वह जानती थी कि वह उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रही है। EIA के लगभग 10 लाख छात्रों में से केवल कुछ ही कॉस्मिक रैंक चरण में कदम रख पाएंगे, जबकि उससे भी कम गैलेक्सी रैंक चरण में कदम रख पाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अभी की कक्षा में अगर उनमें से कोई भी कभी गैलेक्सी रैंक स्टेज तक पहुंच जाता है, तो यह चमत्कार होगा। आखिरकार लगभग 10 बिलियन मानव आबादी में भी केवल 12 गैलेक्सी रैंक स्टेज विशेषज्ञ मौजूद हैं। यह एक अरब जागृतिकर्ताओं में दिखाई देने वाले एक एकल आकाशगंगा रैंक चरण विशेषज्ञ का अनुपात देता है। ये साधना का अत्यंत दुर्लभ स्तर था, इसलिए आप सभी को अंतरिक्ष यात्रा के दौरान हमेशा सतर्क रहना सीखना होगा तथा अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि एक भी दुर्घटना आपकी पलक झपकते ही आपकी जान ले सकती है। इसलिए अगर EIA में कोई बहुत ही विनम्र व्यवसाय है, तो वह अंतर आयामी लड़ाकू व्यवसाय है। जैसे कि आपको लगता है कि आप अहंकारी हैं, अंतरिक्ष आपको विनम्र बना देगा। ज़ेरास को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन अंतरिक्ष में जाकर अचानक कोई खजाना मिलने की उम्मीद ने उसके दिल को उत्सुकता से भर दिया। लेकिन अराजक क्षेत्र वास्तव में एक दुश्मन है।
आपका सबसे बड़ा दुश्मन अभी भी एक और अंतरिक्ष यान है, विशेष रूप से एक विदेशी। इसके अलावा अंतरिक्ष में लड़ाई बहुत आसान है और एक को एक ही चाल में हराया जा सकता है, वह है दूसरे अंतरिक्ष यान को बेकार कर देना। एक बार ऐसा हो गया तो समझिए कि युद्ध जीत लिया गया है और आपके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, बशर्ते आप अंतरिक्ष में हमेशा के लिए फंसना न चाहें। तो आइए अंतरिक्ष यान के सबसे कमजोर हिस्से पर नजर डालें जो नष्ट होने पर अंतरिक्ष यान को बंद कर सकता है। साथ ही यह भी देखेंगे कि अंतरिक्ष यान की आक्रमण संरचना को कैसे सक्रिय किया जाए। प्रशिक्षक मोनिका ने बताया कि हॉल के बीच में एक होलोग्राफिक छवि उभरी। यह एक उन्नत युद्ध अंतरिक्ष यान की छवि थी। ये कक्षा काफी लंबी थी, लेकिन काफी रोचक भी थी और जेरास ने इसमें से एक भी कक्षा नहीं छोड़ी। एक पूरा सप्ताह जल्दी ही बीत गया, जिसमें जेरास ने यह सुनिश्चित किया कि वह प्रत्येक अंतरायामी युद्ध कक्षा में उपस्थित रहे, जहां प्रशिक्षक मोनिका ने उन्हें अंतरायामी युद्ध के बारे में जानने योग्य प्रत्येक चीज बताई, जिसमें अंतरिक्ष यान आक्रमण संरचना और रक्षा संरचना, EIA उन्नत टेक्नोबीटा स्पेससूट, संरचित अंतरिक्ष सेटिंग में अंतरिक्ष यान लड़ाई का व्यावहारिक अनुप्रयोग और बहुत कुछ शामिल था। इसके बाद वह तुरंत अपने छात्रावास के कमरे में वापस जाएगा और EIA देवता युद्ध खेल में प्रवेश करेगा। वह न्यू कैडेट्स रैंकिंग में 50वें स्थान पर पहुंच गया था, जिससे उसकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। हालांकि कोई भी नहीं जानता था कि वह वास्तविक जीवन में कौन था, सिवाय क्विन के, जिसने यह बात तब जान ली थी जब उन्होंने पहली बार एक साथ मिशन में भाग लिया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक सप्ताह बाद में जेरास कक्षा से बाहर निकलकर अपने छात्रावास कक्ष की ओर जा रहा था, तभी अचानक उसकी घड़ी की बीप बजी और क्विन ने उसे एक महत्वपूर्ण कार्य हेतु कैफेटेरिया में आने को कहा। छी, उस ब्लाइंडी से कौन सा महत्वपूर्ण काम निकल सकता है, जेरास ने खुद से कहा, लेकिन फिर भी कैफेटेरिया की ओर बढ़ गया। क्विन से उनकी आखिरी मुलाकात को लगभग एक सप्ताह हो गया था। जेरास जैसे ही उस जगह में दाखिल हुए, वे जल्दी से परिचित कैफेटेरिया संरचना के सामने पहुंचे और जल्द ही उन्होंने पाया कि 3 लोग एक साथ बैठे थे और चौथी सीट खाली थी। ये क्विन, वोनेक और ट्राइटन थे। बहुत दिन हो गए जब से मैंने तुम लोगों के चेहरे देखे हैं, जेरास ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसके ठीक सामने पीकुन का रसू की एक डिश रखी थी, एक बेहद खूबसूरत लार टपकाने वाली डिश जिसे देखकर वह बेकाबू होकर अपना कांटा और चाकू आगे बढ़ा देता था। बेशक, उन्होंने कैफेटेरिया में भी कुछ समय बिताया और नवीनतम डिश सिस्टम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी सीखीं। पूरा समूह लगभग 30 मिनट तक यादृच्छिक तथ्य और अपनी कक्षाओं के बारे में बातचीत करता रहा, इससे पहले कि जेरास को अंततः महसूस हुआ कि अब समय आ गया है। तो तथाकथित महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या है, जेरास ने भौहें उठाते हुए पूछा, क्योंकि यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर था कि वे सभी अचानक एक साथ इकट्ठा हो गए। एन ओक विल बी इन .com। खैर, आप जानते हैं, मैं और वोनिक दोनों ही ऑपरेशन कॉम्बैट क्लास में हैं। हम कल अपने पहले ऑपरेशन मिशन पर जा रहे हैं और इसकी अवधि पूरे एक सप्ताह की है। इसलिए हमने एक लाट ईटिंग मीटिंग की योजना बनाई। आप इसे एक छोटी सी विदाई साथी मीटिंग के रूप में ले सकते हैं, लेकिन कौन जानता है, शायद ये हमारी आखिरी मीटिंग हो, क्योंकि मिशन पर मौत की संभावना है, क्विन ने कहा, जिससे वोनेक और जेरा के चेहरों पर मुस्कान आ गई। यदि आप सचमुच मिशन पर मर रहे हैं, तो इसका कारण ये होगा कि मिशन में शामिल सभी कैडेट भी मर चुके हैं। तब आपकी मृत्यु भी संभव है, जेरास ने हंसते हुए कहा। उसे पूरा भरोसा था कि क्विन और वोनेक बच जाएंगे, क्योंकि वह उनकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि वे दोनों पीक स्टार रैंक स्टेज पर थे। इसके अलावा क्विन 9 परिवारों में से एक से संबंधित था, जबकि वोनेक ड्रैगन जाति से एक सुनहरा ड्रैगन था। उनमें से प्रत्येक की एक भयावह पृष्ठभूमि थी और उसे नहीं लगता था कि EIA उन्हें बिल्कुल भी मरना चाहेगा। तो ट्राइटन, तुम्हारे बारे में क्या, जेरास ने सफ़ेद बालों और आंखों वाली एल्वियन की ओर देखते हुए पूछा। मिशन आग के करीब पहुंचते हुए, मेरा विश्वास करो, ये बहुत ही शानदार होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 96 अंतिम मुलाकात। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C96 अंतिम मीटिंग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 96 अंतिम मीटिंग। तो ट्राइटन, तुम्हारा क्या हाल है, जेरास ने सफ़ेद बालों वाले एल्वियन की पुतली रहित आंखों में देखते हुए पूछा। तुम लोगों के विपरीत, मेरा विभाग किसी युद्ध से संबंधित नहीं है और यह अंतर विश्व संबंध बनाने और शोध के लिए ग्रहों की यात्रा करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। ये विश्व अनुसंधान विभाग है, ट्राइटन ने समझाया, जबकि जेरास ने अपनी बाहें उठाईं। ये लगभग उसी वर्ग की कक्षा थी जिसमें गया भी जाती है। हमारा मिशन भी कल से शुरू हो रहा है और इसकी अवधि भी एक सप्ताह है। मुझे लगता है कि यह सभी विभागों में हो रहा है, ट्राइटन ने बताया। ऐसा नहीं है, अभी भी इस बात की कोई रिपोर्ट नहीं है कि हमारा अंतरायामी लड़ाकू मिशन कब शुरू होगा। यह अजीब है, सभी विभाग कल अपने मिशन के लिए रवाना हो रहे हैं। आप लोग बहुत बढ़िया हैं। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि आपके विभाग का मिशन EIA द्वारा पूरा नहीं किया गया है, या? वोनिक ने जवाब दिया और फिर रुककर क्विन की ओर देखा। या EIA अभी भी इस बात पर बहस कर रही है कि क्या आपका मिशन आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है?
क्विन ने उसे बात खत्म करने में मदद की जबकि क्वाड्रो चुपचाप बैठा रहा। खैर, ज़ेरास का जो भी निर्णय हो, ये देखते हुए कि आजकल तुम कितने दृढ़ निश्चयी हो, हमेशा कक्षा में उपस्थित होने के मामले में बहुत अनुशासित रहते हो और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कितने गंभीर हो, मुझे विश्वास है कि तुम ये द्वारा तुम्हारे सामने पेश की जाने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। मैं इस मिशन में हूँ। क्विन ने ज़ेरास के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसकी आवाज़ में अटूट आत्मविश्वास था। बिल्कुल, ज़ेरास ने जवाब दिया और उसने भोजन में हाथ डाला और उन सब ने जल्दी से बड़ी प्लेट खाली कर दी। ठीक है, कल के लिए तैयारी करनी होगी, ट्राइटन ने कहा और ज़ेरास ने भारी स्वर में सिर हिलाया। आप सभी को जाकर तैयारी करनी चाहिए और आप दोनों को अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए, ज़ेरास ने क्विन और वोनिका की ओर देखते हुए कहा, जबकि तीनों खड़े होकर धीरे धीरे चले गए। ज़ेरास ने अपने सामने पड़ी खाली प्लेट को देखा, गहरी सांस ली और काउंटर की ओर बढ़ गया। वेट्रेस की मेज के सामने बड़ी प्लेट रखते हुए वह धीरे धीरे बाहर की ओर अपने छात्रावास के कमरे की ओर बढ़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज़ेरास उसके छात्रावास के कमरे के सामने पहुंचा, दरवाजा खोला और उसे बंद कर दिया। वह पूरे लिविंग रूम की ओर देखने लगा, इससे पहले कि उसकी नज़र VR हेलमेट पर पड़ी। उसने उसे अपने सिर पर पहन लिया और गेम में लॉग इन कर लिया। ज़ेरास ने शुरू करने के लिए साइड बटन पर क्लिक किया लेकिन एक अधिसूचना दिखाई दी। आगामी न्यू कैडेट्स मिशन के कारण ये देवताओं की लड़ाई बंद कर दी गई है। खेल 1 सप्ताह के बाद फिर से ऑनलाइन होगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ज़ेरास ने नाराजगी में बड़बड़ाते हुए हेलमेट उतारकर एक तरफ फेंक दिया। अब उसके पास करने को कुछ नहीं था और वह सो भी नहीं सकता था। वह इतना सक्रिय था कि सो ही नहीं पाता था। ठीक है, मैं पीक स्टार रैंक चरण तक पहुंचने का प्रयास करूंगा, ज़ेरास ने अपना मन बनाया और वह मन साधना कक्ष की ओर बढ़ गया। पूल एक बार फिर से मैना से भर गया था, लेकिन ज़ेरास को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसने लगभग 1 सप्ताह से कमरे में कोई साधना नहीं की थी, जिसके कारण वह मैना से भर गया था। पूल में पैर मोड़कर बैठे ज़ेरास ने तुरंत ही इन्फिनिटी डार्क डेवोरर मैनुअल का उपयोग करते हुए साधना शुरू कर दी और घंटों बीत गए और उसका मैना कोर धीरे धीरे मैना से भर गया। एक बार जब यह शिखर तक भर जाता तो वह पीक स्टार रैंक चरण पर पहुंच जाता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रेगिस्तान के एक क्षेत्र में हजारों ये अंतरिक्षयानों को अनगिनत संख्या में पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है। तैरते हुए बैंगनी बालों और आंखों वाली एक युवा महिला एक अंतरिक्षयान पर बैठी थी और उसकी आंखें दूर रेगिस्तान में धीरे धीरे डूबते सूरज को देख रही थीं। वह जिस जगह बैठी थी वहां बैंगनी रंग की आभा फैल गई, जो उल्का रैंक के एक शुरुआती स्टेज विशेषज्ञ का दम घोंटने के लिए काफ़ी थी। ये प्रशिक्षक मोनिका थी। चूंकि आसपास कोई नहीं था, इसलिए वह बिना किसी चिंता के अपनी आभा को पूरी तरह से बाहर निकाल सकी, जो बैंगनी ऊर्जा की शक्तिशाली लहर के लिए जिम्मेदार थी। उसकी घड़ी ने अचानक बीप की और शक्तिशाली बैंगनी प्रकाश से भरी उसकी बैंगनी आंखें अधिसूचना की ओर देखने लगीं। उसने अचानक सामग्री को देखने से पहले एक भौं उठाए। आप लोगों ने बहुत समय ले लिया, प्रशिक्षक मोनिका ने अधिसूचना को देखते हुए कहा। उन्होंने बटन दबाते हुए अंतरआयामी लड़ाकू विभाग के सभी छात्रों को अधिसूचना स्थानांतरित करने से पहले पत्र की सामग्री को संशोधित किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक मंद रोशनी वाले कमरे में काले काले बालों वाले एक युवक को एक अजीब लय में धीरे धीरे सांस लेते देखा जा सकता था तथा उसके शरीर से आभा की एक शक्तिशाली लहर लगातार निकल रही थी, जिसका वास्तविक स्रोत उसका डानेटियन था। ज़ेरास ने अपनी चेतना को अपने डेंटियन के अंदर डुबो दिया था क्योंकि वह विशाल ज्वलंत मनकोर को देख रहा था जो शक्तिशाली नीली रोशनी से भरा हुआ था, जो इसे एक तारे के चारों ओर एक कोरोना की तरह काम कर रहा था। ये सितारा पहले ही मैना से भर चुका है, जिससे पता चलता है कि वह शिखर सितारा रैंक चरण पर पहुंच चुका है। ज़ेरास तुरंत ही अपने डेंटियन से बाहर आ गया क्योंकि उसके सामने सूचनाओं की एक श्रृंखला प्रकट हुई। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बधाई हो, आप पीक स्टार रैंक चरण पर पहुंच गए हैं। आपकी सभी विशेषताएं जोड़ 1 0 से बढ़ गई हैं। आपका HP जोड़ 3 0 से बढ़ गया है। आपकी मन कोर ऊर्जा जोड़ 3 0 से बढ़ गई है। छिपी हुई खोज पूरी हुई। साधना चरण के शिखर को प्राप्त करें। प्लस 300 XP प्रदान किया गया है। सिस्टम इंटरफेस। सिस्टम इंटरफेस। नाम ज़ेरास सेलेस्ट्रिया। स्तर 9 नवंबर LBJNN। मन साधना चरण शीर्ष सितारा रैंक चरण। HP 100/200। XP 760/2000। ऊर्जा 20/65। मन कोर ऊर्जा 100/100। गुण शक्ति 42। चपलता 39। धारणा 33। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खुफिया जानकारी 21। आकर्षण 0। विशेषता अंक 0। अधिसूचना देखकर ज़ेरा के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। लगभग सभी विशेषताओं में 10 की वृद्धि के साथ उसे ऐसे आंकड़े प्राप्त करने से पहले सामान्य रूप से 5 स्तर ऊपर जाने पड़ते, लेकिन उसने आसानी से अपनी खेती को पीक स्टार रैंक चरण तक सुधार कर इसे प्राप्त कर लिया। अंत में पूरी तरह से सिस्टम पर निर्भर रहने के बजाय खेती करना चुनना वास्तव में एक अच्छा निर्णय था। अचानक उसकी घड़ी ने बीप की। लेस देन सिस्टम अधिसूचना ग्रेटर दैन।
लेस दैन अंतरआयामी लड़ाकू मिशन 2 दिन में शुरू होगा। ग्रेटर दैन लेस दैन प्रशिक्षक मोनिका ग्रेटर दैन लेस दैन यह अंतरआयामी युद्ध हॉल में मुझसे मिलिए। ग्रेटर दैन क्या? जेरास ने अधिसूचना को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया कि प्रशिक्षक मोनिका ने उसे मिलने के लिए क्यों बुलाया। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन मिशन की अधिसूचना को देखते हुए, जो कि सिर्फ 2 दिनों में शुरू होने वाला था, उसे इस बात का अंदाजा हो गया कि उसे किस लिए बुलाया गया है। इन्फिनिटी डार्क डेवोरर मैनुअल का उपयोग करने वाला दर्द रूप अभी भी मौजूद था, लेकिन वह दर्द को अनदेखा करने में सक्षम नहीं था क्योंकि वह खड़ा था और इंटरडायमेंशनल लड़ाकू विभाग हॉल की दिशा में जाने का फैसला करने से पहले खुद को साफ कर रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वह ऊंची इमारत वैसी ही थी जैसी उसे याद थी। जेरास उसमें प्रवेश कर गया, लेकिन उसे प्रशिक्षक मोनिका वहां नहीं मिली। उसकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह सोच रहा था कि जब वह हॉल में नहीं थी तो उसने उसे क्यों बुलाया, लेकिन उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और अपनी घड़ी पर दिखाई देने वाली अधिसूचना को देखा। लेस देन पिछली बार उपयोग किए गए टेलीपोर्टर का उपयोग करें। ग्रेटर दैन जेरास ने एक दरवाजे पर नजर डाली और धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। परिचित हरे रंग के टेलीपोर्टर के सामने पहुंचकर जेरास उस पर खड़ा हो गया और अगले ही पल वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। जेरास परिचित क्षेत्र से पहले ही पहुंच गया था क्योंकि उसने तापमान में अत्यधिक वृद्धि महसूस की थी, जो पिछली बार की तुलना में और भी अधिक बढ़ गई थी, संभवतः उसके कमजोर शरीर के कारण। जेरास प्रशिक्षक मोनिका को खोजने ही वाला था कि अचानक उसके दोनों हाथ उसकी नाक की ओर बढ़ गए, उसके सिर की नसें उभर आईं और उसकी आंखें रक्त की तरह लाल हो गईं। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, उसकी आंखें चमक उठीं। वहां कोई हवा नहीं है। जेरास को लगा जैसे वह जल्द ही अपने घुटनों पर गिर जाएगा क्योंकि उसे घुटन महसूस हो रही थी और उसे जल्द ही इसका कारण पता चल गया। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। आपका उपहार मेरी रचना के लिए प्रेरणा है। मुझे और प्रेरणा दीजिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 97 प्रशिक्षक मोनिका की प्रारंभिक मिशन ब्रीफिंग। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C97 प्रशिक्षक मोनिका की प्रारंभिक मिशन ब्रीफिंग। एड्स बाय पब फ्यूचर। 97 प्रशिक्षक मोनिका की प्रारंभिक मिशन ब्रीफिंग। उसके चारों ओर ऊर्जा की एक बैंगनी लहर मौजूद थी, एक तथ्य जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, और जहां से बैंगनी ऊर्जा की लहर आ रही थी, उसे देखते हुए यह एक बैंगनी बालों वाली महिला की दिशा से निकल रही थी, जिसकी हवा हवा में तैर रही थी, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण से अप्रभावित। ओह, तुम यहाँ हो। प्रशिक्षक मोनिका की आवाज गूंजी, जैसे ऊर्जा की बैंगनी लहर धीरे धीरे उनसे दूर चली गई और वे सभी उसकी आकृति की ओर लौट गए। कुछ ही सेकंड में सारी ऊर्जा उसके शरीर में वापस गायब हो गई और वह सामान्य प्रशिक्षक मोनिका के पास वापस लौट आए। जेरास ने तुरंत ही अत्यधिक बल लगाया और जितनी तेजी से हो सका उसने बड़ी मात्रा में हवा अंदर खींची। जबकि जागने वाले आम इंसान से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, जेरास आम इंसान से लगभग 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। फिर भी हवा ऐसी चीज है जिसे जागने वाले नजरअंदाज नहीं कर सकते। बस एक जागने वाले को हवा से वंचित कर दें और उन्हें भी एक आम इंसान की तरह मौत का सामना करना पड़ सकता है। अंततः अपने आप पर काबू पाते हुए जेरास धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसने आदरपूर्वक सिर झुकाया। आपने मुझे बुलाया था प्रशिक्षक। प्रशिक्षक मोनिका ने उसकी ओर देखते हुए एक भौं उठाए, फिर अपनी नजरें दूसरी ओर मोड़ लीं। आप पीक स्टार रैंक चरण में पहुंचने के कारण सामान्य से थोड़ा अधिक शक्तिशाली भावना विकीर्ण कर रहे हैं, लेकिन आप अभी इतने कमजोर कैसे हैं? प्रशिक्षक मोनिका ने भौहें उठाते हुए कहा, जबकि जेरा की गर्दन के पीछे से पसीना टपक रहा था। वह मेरी खेती देख सकती है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल वही व्यक्ति जो दूसरों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली है, किसी के डेंटियन को देखकर आसानी से यह निर्धारित कर सकता है कि वे किस स्तर की साधना कर रहे हैं। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि प्रशिक्षक मोनिका उससे अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी और संभवतः वह पहले से ही कॉस्मिक रैंक चरण में थी। लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से युवा दिखती थी, संभवतः लगभग 23 वर्ष की। आखिर उसने साधना कैसे की? खैर, मेरी साधना तकनीक कुछ अलग है। हाँ, जेरास ने जल्दी से उत्तर दिया और पूरी कोशिश की कि वह उसके प्रति किसी भी तरह से संदिग्ध न हो। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अंतर है, प्रशिक्षक मोनिका ने उपहासपूर्वक कहा, जिससे जेरास को अपने दांत पीसने पड़े। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, बूढ़े भूत। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपनी साधना देर से शुरू की। अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता तो मैं तुम्हें लड़ाई में जमीन पर पटक देता। मुझे लगता है कि तुमने संदेश सही देखा है। तुम्हारा मिशन जल्द ही शुरू होगा, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा और उनकी आवाज़ गंभीर हो गई। हाँ, मैं जानता हूँ। यह अगले 2 दिनों में शुरू हो जाएगा। खैर, मैं आपको मिशन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आप इसे मिशन की प्रारंभिक ब्रीफिंग के रूप में ले सकते हैं। प्रशिक्षक मोनिका, आपका मिशन ग्रह हम्बर्ड में घटित होगा, जहां ये और हम्बन्स के बीच युद्ध चल रहा है।
आप सभी मुख्य रूप से वहां मौजूद ये इंटरडायमेंशनल अधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए जा रहे हैं, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जबकि जेरास ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अंत में, जिस मिशन के बारे में उसने सोचा था कि वह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक होगा, वह सिर्फ एक सहायता मिशन निकला। बस एक साधारण सहायता मिशन। फिर यह आसान होना चाहिए, जेरास ने कहा। अगर यह स्पष्ट रूप से एक सहायता मिशन था, तो चिंता की कोई बात नहीं थी क्योंकि वे युद्ध में दूसरे दर्जे के लोग होंगे और किसी भी तरह से इससे संबंधित नहीं होंगे। इसके अलावा, वे हमेशा ये अधिकारियों की देखरेख में रहेंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर के बीचों बीच कोई चीज़ पटक दी गई हो, जिससे उसे तीव्र दर्द हुआ। हालांकि ये दर्द ज़्यादा नहीं था। उसकी निगाहें तुरंत ऊपर की ओर मुड़ गईं, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिससे उसका ध्यान प्रशिक्षक मोनिका की ओर चला जाए, क्योंकि उसने देखा कि अब वह उसकी ओर मुंह करके खड़ी थी और उसके हाथ मुट्ठी में बंद थे तथा आगे की ओर इस तरह फैले हुए थे जैसे कोई दूसरे के सिर पर मुक्का मारने की कोशिश कर रहा हो। सिस्टम, क्या उसने अभी ऐसा किया? जेरास ने अनजाने में सिस्टम से पूछा क्योंकि वह आश्चर्यचकित था कि कोई उसे इतनी दूर से कैसे धक्का दे सकता है जबकि वह यहाँ इसे महसूस कर रहा था। प्रणाली मेजबान को बेहतर ढंग से सुनने की सलाह देगी, अन्यथा मेजबान के सिर के बीच में एक और सिर लेकर घर वापस जाने की संभावना है। अगर यह इतना आसान होता तो क्या मैं तुम्हें यहाँ बुलाता, या फिर उन बेवकूफ़ों को निर्णय लेने में इतने घंटे लग जाते? प्रशिक्षक मोनिका ने उसकी मूर्खता का मजाक उड़ाते हुए कहा। यह मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मानव और मानवों के बीच युद्ध का कारण क्या है? प्रशिक्षक मोनिका ने जेरास से पूछा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं ये जान सकूं। मेरा मतलब है कि मैंने पहले कभी हम्बन्स के बारे में सुना ही नहीं था। जेरास को तुरंत ही चोट लग गई जब उसे अपने माथे के बीच में एक और चुभने वाला दर्द महसूस हुआ जो इतना ज़्यादा था कि उसे अपने दांत भींचने पड़े। आमतौर पर अगर वह शिखर पर होता तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन पीक स्टार रैंक स्टेज को पार करने के कारण वह भी अविश्वसनीय रूप से कमज़ोर महसूस कर रहा था, जिससे साधारण झटका इतना दर्दनाक हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, बेवकूफ़, यह कोई प्रश्न नहीं था, प्रशिक्षक मोनिका ने डांटा। क्या ये युद्ध न केवल ये के लिए बल्कि 9 परिवारों के लिए भी बहुत चिंता का विषय है? प्रशिक्षक मोनिका ने कहा और जेरा की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। इन शब्दों को सुनकर उसका चंचल स्वभाव पूरी तरह गंभीर हो गया। ऐसा कहा जाता है कि 9 परिवारों में तीसरे स्थान पर रहने वाला परिवार, अमेजोनियन परिवार की वर्तमान राजकुमारी, हुम्बन ग्रह की यात्रा पर गई थी। आमतौर पर उसे वहां सिर्फ 1 सप्ताह बिताना था, लेकिन लगभग 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी उसके और उसके साथियों के बारे में कोई खबर नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वे सभी हवा में गायब हो गए हैं। प्रशिक्षक मोनिका ने कहा। NO12BN.C क्या 9 परिवार के तीसरे रैंक वाले परिवार की एक पूरी राजकुमारी का अपहरण हो जाता है? अपहरणकर्ता आखिर क्या सोच रहे हैं? जब हुम्बन से पूछा गया कि क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि राजकुमारी और उसके साथी 1 सप्ताह के बाद ही चले गए थे और उन्हें उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जिससे जेरा की भौहें सिकुड़ गईं। जेरास ने पूछा, तो फिर यह अब हुम्बन्स के साथ युद्ध क्यों कर रही है? क्योंकि यह झूठ था। अमेजन के पास एक गुप्त क्षमता है जिससे वे एक दूसरे का पता लगा सकते हैं, ठीक जीन ट्रैकिंग क्षमता की तरह, और इसके अनुसार राजकुमारी अभी भी हुम्बन ग्रह पर थी, लेकिन वे इसे इनकार करते हैं। इसी कारण युद्ध हुआ, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा और जेरास ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि हुम्बन क्या योजना बना रहे थे, लेकिन उसे यकीन था कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। मुझे लगता है कि यह सचमुच युद्ध छिड़ने के लिए पर्याप्त है, जेरास ने बेफिक्र होकर कहा। ठीक है, इसका आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है जो वहां जा रहे हैं, क्योंकि आप केवल सहायता के लिए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि आप न्यू कैडेट्स के कप्तानों में से एक होंगे, मुझे लगा कि आपको ये जानना चाहिए, ताकि जब आप विदेशी जातियों को मरते हुए देखें तो आपको बहुत अधिक अपराधबोध महसूस न हो और इसलिए आप मूर्खतापूर्ण निर्णय न लें, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा। लेकिन अनजाने में उन्हें यह पता नहीं था कि जेरास वास्तव में कौन था। अपराधबोध, वह क्या था? भले ही कल अचानक पूरा यह फट जाए और उसमें मौजूद सभी छात्र मर जाएं, तब भी उसे कोई परवाह नहीं होगी, जब तक कि वह घायल न हो जाए। एक ऐसे एलियन समूह के बारे में तो वह कुछ भी नहीं जानता। आपने अभी कैप्टन वाली बात क्या कही? जेरास ने अपनी बाहें उठाते हुए पूछा। इस मिशन में शामिल होने वाले आप सभी नए कैडेट्स की कुल संख्या 60 है, इसलिए आपको 5-5 के समूहों में विभाजित किया जाएगा और आप अपने 5-5 के समूह के टीम लीडर होंगे। युद्ध में यह अंतरआयामी युद्ध के लिए सहायता के कई क्षेत्र हैं, इसलिए आपको सहायता के प्रत्येक क्षेत्र में मदद करने के लिए 5 के समूहों में चुना जाएगा। कप्तान होने के नाते आपके पास कोई विशेष रूप से महत्वपूर्ण काम नहीं है, लेकिन अगर आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी टीम को इस मिशन में कोई हताहत न हो, तो आपको अतिरिक्त अंक मिलेंगे, प्रशिक्षक मोनिका। हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है, जेरास ने जवाब दिया। अब जब वह मिशन पर एक्सट्रैक्ट पॉइंट भी कमा सकता है, तो कप्तान बनना उसके लिए परेशानी का सबब बन गया। लेकिन मैं एक बात जानने को उत्सुक हूँ, जेरास ने प्रशिक्षक मोनिका की ओर देखते हुए कहा। ओह, यह क्या है? चूंकि यह 9 परिवारों की राजकुमारी थी जिसका अपहरण किया गया था,
इसका IA से क्या संबंध है? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 98 मिशन शुरू होता है। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C98 मिशन शुरू। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 98 मिशन शुरू। लेकिन मैं एक बात जानने को उत्सुक हूँ, जेरास ने प्रशिक्षक मोनिका की ओर देखते हुए कहा। ओह, यह क्या है? चूंकि यह 9 परिवारों की राजकुमारी थी जिसका अपहरण किया गया था। इसका IA से क्या संबंध है? जेरास ने वह प्रश्न पूछा जो उसे परेशान कर रहा था। उसे कभी समझ में नहीं आया कि 9 परिवारों में से एक की राजकुमारी क्यों गायब हो गई और IA को इस बात की चिंता क्यों होगी। अगर 9 परिवार ने अपना कोई सदस्य खो दिया है तो यह उनकी समस्या होनी चाहिए। खैर, इसका उत्तर ऐसा नहीं है जिसे आप समझ सकें। 9 परिवारों और IA के बीच का इतिहास बहुत गहरा है। आपको ये जानना चाहिए कि IA को बहुत लाभ होगा यदि वे राजकुमारी को खोजने में सक्षम थे और इसके अलावा अमेजिनियन परिवार भी हमें एक ऋणी होगा। वैसे भी जो लाभ प्राप्त होंगे वे इसके लायक हैं, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जिससे जेरास ने अपना कंधा उचका दिया। सूचना के लिए धन्यवाद प्रशिक्षक मोनिका, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा, जेरास ने कहा और जाने से पहले प्रशिक्षक मोनिका को एक आखिरी बार झुककर प्रणाम किया। NOWELL-BE-IN.C ओम। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रेगिस्तान एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया जब प्रशिक्षक मोनिका ने दूर से सूर्यास्त को देखा। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी जब उन्होंने खुद से सोचा, मुझे सच में उम्मीद है कि जो मैंने अभी आपको बताया है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा। जेरास सेलेस्ट्रिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जेरास तुरंत अपने कमरे की ओर चला गया और बिस्तर की ओर बढ़ गया। वह धीरे धीरे उन सब बातों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका जो प्रशिक्षक मोनिका ने उसे बताई थीं। वह इस बात से भली भांति परिचित थे कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है और मिशन में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण हिस्सा गायब है। उदाहरण के लिए, हमबद जाति मानव जाति के इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति का अपहरण क्यों करेगी और इसके बारे में झूठ क्यों बोलेगी? आखिर वे क्या हासिल करना चाहते हैं? वे वास्तव में क्या चाहते हैं? मिशन एक गंदे पानी की तरह था, फिर भी वह नहीं जानता था कि यह नए कैडेटों को ऐसे गंदे पानी में शामिल करने के लिए क्यों तैयार होगी। लेकिन एक बात तो तय थी और वह ये कि वह IA का अनुसरण करेंगे और उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे जिस दिशा में उन्हें निर्देशित किया जा रहा है। इसके अलावा उन सभी का युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वह वास्तव में इस बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं थे। मिशन के प्रति उदासीन रवैये के साथ जेरास जल्दी ही बिस्तर पर चला गया और भूल गया कि प्रशिक्षक मोनिका के साथ उसकी कोई बैठक थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2 दिन बाद 60 नए कैडेटों का एक समूह अंतरआयामी लड़ाकू हॉल में सीधा खड़ा था। प्रत्येक ने अपनी IA वर्दी पहन रखी थी और उनके पीछे एक छोटा मानक IA बैग था। विद्रोह के सामने, जहां सभी नए कैडेट्स खड़े थे, 3 IA अधिकारी देखे जा सकते थे, 2 पुरुष और 1 महिला। उनके चेहरे पर मुस्कान का एक भी संकेत नहीं था। IA अधिकारियों में से एक आगे बढ़ा और उसकी मर्दाना आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। आज आप सभी अपने पहले अंतरआयामी लड़ाकू मिशन पर निकलेंगे। मिशन का विवरण और आपकी प्रत्येक भूमिका आपके वॉच को रास्ते में संदर्भ के लिए भेजी जाएगी। चूंकि आप सभी की संख्या कुल मिलाकर 60 है, इसलिए आपको कुल 12 समूहों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें टीम लीडर सहित प्रत्येक समूह में 5 व्यक्ति होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए आप सभी को A से L तक के समूहों में अलग अलग स्थान पर खड़ा होना चाहिए। एक ही समूह के लोग IA के किसी विशेष समूह के लिए समर्थन के एक ही पहलू पर काम करेंगे। अधिकारी ने तुरंत ग्रुप L से नाम पुकारना शुरू कर दिया और वे सभी शीघ्रता से 12-12 का समूह बना लिए। जेरास को पता चला कि वह अंतिम समूह ग्रुप A में था। ऐसा करने के बाद इस मिशन में एक नियम का पालन किया जाना चाहिए और वह ये है, मिशन के दौरान IA अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का पूर्ण पालन। किसी भी प्रकार की अवज्ञा या प्रतिरोध पाए जाने पर IA द्वारा कठोर दंड दिया जाएगा। महिला IA अधिकारी, जो लगभग 1.87 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी थी, छोटे सुनहरे बाल और अंडाकार चेहरे के साथ, ये कह रही थी। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। क्या ये समझ में आया? जी सर, सभी नए कैडेट्स की आवाज़ एक साथ गूंजी। अच्छा, याद रखें कि यह मानव जाति के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को वापस पाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। ये सभी मिशनों में से सबसे महान मिशन है, उस एलियन जाति के खिलाफ लड़ना जो आपके ही किसी व्यक्ति का गलत कारणों से अपहरण करना चाहती है। इसलिए कोई दया न दिखाएं और अपनी क्षमता के अनुसार आदेश का पालन करें। इसके अलावा जो लोग इस मिशन में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें IA द्वारा बहुत सारे पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, प्राचीन खेती के मैदानों तक पहुंच, IA के पूर्ण खजाना हॉल से खजाना लेने की अनुमति, IA अधिकारी के रूप में तत्काल पदोन्नति, जिसमें सामान्य रूप से 3 साल लगते हैं, और भी बहुत कुछ। इसलिए पृथ्वी के भविष्य के रक्षकों, आपके पास इस मिशन को अपनी पूरी क्षमता से न लेने का कोई कारण नहीं है।
मिशन की अवधि कम से कम 3 दिन और अधिकतम 1 सप्ताह है, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। उस आदमी की आवाज़ गूंजी जब नए कैडेटों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि बताए गए विभिन्न लाभों ने उनके दिमाग को अपना सर्वश्रेष्ठ देने में मदद की। जेरास की भी भौहें तन गईं, क्योंकि वह वादे के मुताबिक मिलने वाले लाभों की मात्रा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब इतना कहकर चलिए शुरू करते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस आदमी की आवाज़ गूंजी जब वह उन्हें हॉल के एक दरवाजे तक ले गया। दरवाज़ा खोलते ही जेरास को एक विशाल टेलीपोर्टर मिला जिसने लगभग पूरे कमरे को कवर कर रखा था। उन्हें 10-10 के समूह में खड़े होने का आदेश दिया गया, जिसमें जेरा का समूह सबसे पहले टेलीपोर्ट होने वाला था। जेरास को महसूस हुआ कि वह तेजी से अंतरिक्ष में धकेला जा रहा है। उसने महसूस किया कि धक्का रुक गया है और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके ठीक सामने एक विशालकाय अंतरिक्ष यान था जिसकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर थी और जो उसकी पूरी दृष्टि को कवर कर रहा था। उस पर 3 बड़े शब्द लिखे थे जिन्हें देखते ही किसी को भी अविश्वसनीय श्रद्धा का एहसास होता था। ये जेरास ने गहरी सांस ली जब उन्हें अंतरिक्षयान की ओर ले जाया गया। उस स्थान में प्रवेश करते ही सीटों की एक लंबी पंक्ति ही दिखाई दे रही थी, जिस पर वे 5-5 के समूहों में बैठे थे। प्रत्येक समूह दूसरे समूह के सामने था। जेरास अपने समूह के साथ बैठा था और उसने स्वयं को सुरक्षित बेल्ट से बांधना पूरा किया, इससे पहले कि वहां आई की आवाज़ गूंजती। हम्बन ग्रह के लिए मिशन उड़ान 1 मिनट में शुरू होगी। कृपया अपने आप को ठीक से बांध लें। सीट छोड़ो और अंतरिक्ष उड़ान के लिए तैयार हो जाओ। जेरास ने पहले ही अपने आप को सीट पर बांध लिया था, तभी अचानक एक गहरी गड़गड़ाहट ने पूरे स्थान को भर दिया और जेरास अपनी सीट पर कसकर पकड़ लिया। उसका दिल इस आशंका से जोर से धड़क रहा था कि उसे जल्द ही क्या सामना करना पड़ेगा। ये गड़गड़ाहट लगभग 30 मिनट तक चलती रही, लेकिन अचानक बंद हो गई, क्योंकि जेरास को अचानक महसूस हुआ कि वह हवा में थोड़ा तैर रहा है। लेकिन तुरंत ही एआई अधिसूचना बज उठी। एंटी ग्रेविटी सुविधा अब सक्रिय हो जाएगी। जेरास ने तुरंत महसूस किया कि जैसे ही उसका नितंब सीट पर टकराया, उसका भारहीनता का एहसास गायब हो गया। जैसे ही एक अधिसूचना आए, उसकी घड़ी ने बीप बजाए और उसे मिशन के विवरण की जानकारी दी गई। शुक्र है कि उसने प्रशिक्षक मोनिका से पहले ही सब कुछ जान लिया था। ह्यूमन ग्रह की यात्रा अब शुरू होगी। जेरा का दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह आने वाली घटना की प्रत्याशा में बैठा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 99 हम्बार्ड ग्रह पर आगमन। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C99 ग्रह हम्बार्ड पर आगमन। एड्स बाय पब फ्यूचर। 99 ग्रह हम्बार्ड पर आगमन। ग्रह हम्बार्ड तक की यात्रा लगभग 2 घंटे की यात्रा थी। भले ही अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में मैक 7 की अनुमानित गति से चल रहा था, इससे पता चलता है कि ग्रह हम्बार्ड पृथ्वी से कितनी दूर है। नए कैडेटों के बीच एक शब्द पर भी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि वे अगले कुछ घंटों में होने वाली किसी भी घटना के लिए स्वयं को पूर्ण मानसिक स्थिति में लाने का भरसक प्रयास कर रहे थे। जेरास ग्रुप ए सीट पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था ताकि उसके अंदर की किसी भी तरह की घबराहट दूर हो सके। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह जितना शांत होता जा रहा था, उसकी आभा उतनी ही ठंडी होती जा रही थी, जिससे दूसरों को ऐसा लग रहा था कि वह नींद में सो रहा एक शैतानी जानवर है। ऐसा एहसास जिसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि इसका कारण क्या था। हम ग्रह हम्बर्ड पर पहुंच गए हैं। आप सभी को सलाह दी जाती है कि 59.58.57 में उतरने की तैयारी करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए उनमें एक तीखी नीली रोशनी तेजी से चमकी, फिर वे अपने सामान्य फीके रंग में लौट आईं। जैसे ही उसके हाथ सीट बेल्ट की ओर बढ़े और उसने उसे खोल दिया। 3.2.1 कृपया उतर जाइए। एआई की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। एआई की आवाज़ सुनकर जेरास और उसके साथ कुल 60 नए कैडेट तुरंत उठ खड़े हुए, जैसे ही अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला और उसके बाहर 3 एआई अधिकारी खड़े थे। जेरा की आंखें सिकुड़कर बिंदु बन गईं और पूरा समूह अंतरिक्ष यान से बाहर आ गया। वह महसूस कर सकता था कि वातावरण में कुछ अलग था, क्योंकि उसे पहले की तुलना में ज़मीन पर अधिक दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में अधिक था। सूर्य उनके सिर के ठीक बीच में था, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि दोपहर हो चुकी थी। जिस स्थान पर अंतरिक्ष यान उतरा था, उसके आसपास दर्जनों अंतरिक्ष यान थे, जिनमें लड़ाकू और बमवर्षक अंतरिक्ष यान मॉडल सबसे आम थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस क्षेत्र से गुजरते हुए दूर दूर तक तंबू फैले हुए देखे जा सकते थे, क्योंकि यह अधिकारी कभी कभी अंदर बाहर आते जाते रहते थे। कुछ अधिकारी छोटे छोटे सामानों में भरी विभिन्न वस्तुएं लेकर चलते थे, जबकि कुछ लोग अंतरिक्ष यानों में से किसी एक में चढ़ते और शीघ्र ही दूर गायब हो जाते थे। समूह को कई तंबुओं के पास से ले जाया गया, जहां रास्ते में उन्हें काफी लोगों ने देखा, लेकिन वहां मौजूद एआई अधिकारियों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और वे अपने काम में लगे रहे। हम अंतरिक्ष मिशन क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। वहां आप एआई अधिकारियों में से एक के साथ जुड़ सकेंगे और अपनी भूमिकाएं प्राप्त कर सकेंगे। महिला प्रशिक्षक की आवाज़ पूरे समूह में गूंज रही थी, जब उन्हें बेस के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए अंततः एक पूरी तरह से अलग संरचना तक ले जाया गया।
ये संरचना दूसरों से अलग थी क्योंकि बाकी सभी टेंट उन्नत भारी विनाइल लेपित पॉलिएस्टर कपड़े से बने थे। टेंट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों में से एक, जिसे ज़ेरास ने ईआईए के माध्यम से अपनी यूवी अवरोधक, कम बुलेट प्रूफ और एंटी टियर विशेषताओं के कारण बहुत लोकप्रिय माना। ये संरचना बहुत अलग थी क्योंकि यह लगभग 2 मंजिला विशाल संरचना के आकार की थी और पूरी तरह मिट्टी से बनी थी। इमारत पर दूसरी नज़र डालते हुए और यह कैसे बना था, ज़ेरास तुरंत बता सकता था कि यह ब्लॉक दर ब्लॉक नहीं बना था, लेकिन शायद ये पृथ्वी की आनुवंशिक क्षमता को जगाने वाले की रचना थी। इस बात का कि ऐसा जागृत करने वाला कितना शक्तिशाली होना चाहिए कि वह अपनी आनुवंशिक क्षमता पर इतना सही नियंत्रण रख सके, ज़ेरास को नहीं पता था, लेकिन उसे यकीन था कि यह उसके स्तर से परे था। समूह ने एक विशाल संरचना के अंदर प्रवेश किया जो बाहर से दिखने वाले विशाल स्थान से 10 गुना बड़ी दिख रही थी। अरे मिलियम, वे यहाँ हैं। पुरुष अधिकारियों में से एक, जिसने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला था, ने एक कार्यालय में आवाज लगाई, क्योंकि एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो लंबे गहरे लाल कपड़े पहने हुए था और चेहरे पर चश्मा लगाए हुए था, अपने हाथों में एक छोटी सी किताब लेकर उनकी ओर आया। परेशानी के लिए धन्यवाद रोडोफ, मीरा और कोमा, मैं इसे यहीं से आगे ले जाऊंगा, मिलियम ने कहा, जब तीनों अधिकारियों ने उनके जाने से पहले उन्हें एक छोटा सा झुककर प्रणाम किया, जिससे उनके उच्च पद का पता चलता था। अब अधिकारी मिलियम अपने चश्मे को ठीक कर रहे थे और उन्हें उचित जांच परख वाली नज़र से देख रहे थे। नमस्ते युवा चैम्प्स, मैं सार्जेंट मिलियम हूँ, इस मिशन के हवाई युद्ध का पर्यवेक्षक। इससे पहले कि आप सभी को अपनी भूमिकाएं सौंपी जाएं, मुझे लगता है कि यह जानना ज़रूरी है कि आप किससे या किस चीज़ से निपटेंगे। सार्जेंट मिलियम ने उन्हें उस जगह के एक कमरे की ओर ले जाते हुए कहा। एक बड़े सफ़ेद स्थान पर पहुंचकर अचानक अपने हाथों को आपस में ताली बजाने पर मध्य हवा में एक होलोग्राफिक छवि प्रकट हुई, जिसमें एक एलियन जाति की छवि दिखाई दे रही थी। ये वे एलियन जातियां हैं जिनसे हम निपट रहे हैं, ये औसत मानव जाति का एक उदाहरण है। सार्जेंट मिलियम ने होलोग्राफिक छवि की ओर इशारा करते हुए कहा। चित्र में एक मानव प्राणी को लगभग 2 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा देखा जा सकता है, लेकिन 2 भुजाओं के बजाय उसमें 4 भुजाएं मौजूद थीं, जो ये दर्शाती हैं कि वह मानव नहीं था। ये हुम्बन एक प्रारंभिक उल्का रैंक चरण जागृत करने वाले के समानुपाती है। हुम्बन के शक्ति स्तर की एक विशिष्ट विशेषता उनकी ऊंचाई है। जन्म के समय वे 0.8 मीटर लंबे होते हैं और उल्का रैंक चरण में 2 मीटर लंबे होते हैं। आपके सामने आने वाला 3 मीटर लंबा हुम्बन एक प्रारंभिक ब्रह्मांडीय रैंक चरण के समान शक्ति वाला होता है, जबकि 5 मीटर लंबा हुम्बन शीर्ष ब्रह्मांडीय रैंक चरण में होता है। रात के 8:47। इसकी एक अन्य विशिष्ट विशेषता ये थी कि इसकी त्वचा के स्थान पर इसके शरीर के प्रत्येक इंच पर नीले रंग के शल्क थे, जबकि इसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं, जैसे कि यह खाई में डूबी हो, तथा इसके काले बाल इसके कंधों तक पहुंचते थे। ये हुम्बन एक प्रारंभिक उल्का रैंक चरण जागृत करने वाले के समानुपाती है। हुम्बन के शक्ति स्तर की एक विशिष्ट विशेषता उनकी ऊंचाई है। जन्म के समय वे 0.8 मीटर लंबे होते हैं और उल्का रैंक चरण में 2 मीटर लंबे होते हैं। आपके सामने आने वाला 3 मीटर लंबा हुम्बन एक प्रारंभिक ब्रह्मांडीय रैंक चरण के समान शक्ति वाला होता है, जबकि 5 मीटर लंबा हुम्बन शीर्ष ब्रह्मांडीय रैंक चरण में होता है। मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ? यह इसलिए ताकि तुम जान सको कि अगर तुम अचानक अपनी जान नहीं गंवाना चाहते तो तुम्हें किस तरह के हुम्बन को देखते ही उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, सार्जेंट मिलियम ने कहा, जिससे ज़ेरास की भौहें तन गईं। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी न किसी तरह युद्ध के मैदान में पहुंचना ही होगा। हुम्बन किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है, लेकिन उनकी एक कमज़ोरी है और वह ये है कि उनके पास विशुद्ध पार्श्विक शक्ति के अलावा कोई अन्य क्षमता नहीं है। उनका एकमात्र हथियार उनकी विशुद्ध शक्ति है। इसके अलावा उनकी बुद्धि भी बहुत कम है, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से आदिम प्रजाति बनाती है। उनके पास कोई भी तकनीकी उपकरण नहीं है और वे अभी भी चीज़ों के पुराने तरीकों पर निर्भर हैं। NOWELL-BE-IN.CO सार्जेंट मिलियम ने कहा, आप लोग यहाँ इसलिए हैं क्योंकि ह्यूमन हवा में मौजूद लोगों को बहुत कम नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वे उड़ नहीं सकते और उनके पास ऐसा कोई अंतरिक्ष यान भी नहीं है जो उड़ सके। फिर हवा में मौजूद लोग बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन पूरी तरह से अदृश्य नहीं हैं। ज़ेरास ने यह सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि वह जानता था कि यदि आप हवा में उड़ सकते हैं, जबकि आपका दुश्मन नहीं उड़ सकता, तो डरने की कोई बात नहीं है। कम से कम आप काफ़ी हद तक सुरक्षित तो हैं। मानो उनके विचार सुनकर होलोग्राफिक पर छवि बदल गई और पूरे समूह के लिए एक वीडियो चलाया गया। एक वीडियो जिसने हुम्बन के बारे में उनके विचार तुरंत बदल दिए, क्योंकि उन्हें अंततः महसूस हुआ कि यदि वह अपनी जान नहीं खोना चाहते थे तो उन्हें इस मिशन को गंभीरता से लेना होगा। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। विशेषाधिकार अध्याय खरीदना न भूलें ताकि हम इस महीने के विन विन मिशन पुरस्कार प्राप्त कर सकें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 100 यह अधिकारी द्वारा हत्या का प्रयास। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली यह अधिकारी द्वारा हत्या का प्रयास। एड्स बाय पब फ्यूचर 100 यह अधिकारी द्वारा हत्या का प्रयास।
युद्ध के मैदान के बीच में संघनित प्लाज्मा की विनाशकारी किरणें हवा को चीरती हुई नीचे जमीन पर वर्षा की तरह बरस रही थीं, जहां हुम्बन लोगों का एक समूह AI अधिकारियों के साथ युद्ध कर रहा था। एक अंतरिक्षयान ने अचानक प्लाज्मा किरण की एक बहुत बड़ी किरण को बाहर निकाल दिया, क्योंकि वह नीचे जमीन पर जा गिरा, जिससे जमीन पर एक गहरी खाई बन गई, जिसमें लगभग 10 हुम्बन के शरीर के अंग बिखरे पड़े थे, जो जल्द ही ताज़ा नीले रक्त और लहू से भर गया। अंतरिक्ष यान हवा में ऊपर उठा और उसमें से प्रकाश की एक और किरण निकली जो नीचे मौजूद हुम्बन्स पर जा गिरी। तभी अचानक एक अजीब दृश्य सामने आया। लगभग 2.5 मीटर लंबे एक विशेष रूप से ऊंचे हुम्बन की छवि अचानक प्रकट हुई, जो युद्ध के मैदान के किनारे से आगे की ओर दौड़ रहा था। उसने केवल अपनी विशुद्ध शारीरिक शक्ति से अपने रास्ते में आने वालों को नष्ट कर दिया। अंतरिक्षयान के ठीक नीचे पहुंचते ही उसकी काली आंखें उस पर टिक गईं, क्योंकि हुम्बान ने अचानक अपना पैर जमीन पर पटका और ऊपर की ओर कूद गया। बूम! अंतरिक्षयान ने तुरंत आकाश में उड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कहीं पहुंच पाता, हुम्बन उसके ठीक ऊपर आ पहुंचा और उसकी चारों भुजाएं अंतरिक्षयान की पायलट सीट पर जा टकराईं, जिससे वह तुरंत फट गया और निस्संदेह उसमें सवार 2 बदकिस्मत आत्माएं पुनर्जन्म के पीले झरनों में चली गईं। इसकी बड़ी 4 भुजाओं ने अंतरिक्षयान के शेष भाग को पकड़ लिया और उसे आकाश में अन्य अंतरिक्षयानों की ओर फेंक दिया। काबूम! 5 अंतरिक्षयान तुरंत ही जमीन पर गिर पड़े, जिसके परिणामस्वरूप एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। वीडियो वहीं रुक गया जब सार्जेंट मिलियम ने कैडेटों के समूह को देखा, जिनके चेहरे पर पसीने की बूंदें टपक रही थीं, क्योंकि वे उस नरसंहार को देख रहे थे जो युद्ध में बदकिस्मत इंटरडायमेंशनल अधिकारियों के साथ हुआ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। तो इस युद्ध में कोई भी क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। हालांकि आपकी भूमिकाएं किसी भी तरह से युद्ध के मैदान से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं हैं। मैं आपको यह इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप ज़्यादा लापरवाह न हो जाएं। ज़ेरास ने हुम्बन द्वारा किए गए नुकसान को देखते हुए निगल लिया। ऐसा लगता है कि हुम्बन लोग सख्त ग्राहक हैं। आपको हुम्बन के बारे में जो कुछ भी समझने की आवश्यकता है, उसे समझ लेना चाहिए। अगली चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वह है हुम्बन ग्रह। जैसा कि आप में से अधिकांश लोग पहले ही देख चुके होंगे, ज़मीन पर खींचने वाला बल सामान्य से थोड़ा ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 15 मीटर प्रति सेकंड 2 है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 2 गुना हो जाता है। मेरा मानना है कि आपको पहले ही सिखाया जा चुका है कि गुरुत्वाकर्षण के अनुसार अपनी ड्राइविंग को कैसे समायोजित करें। एक और बात यह है कि ग्रह हुम्बन की समय अवधि पृथ्वी की तुलना में काफ़ी कम है और पूरे दिन की अवधि 20 घंटे की होती है, जिसमें 9 घंटे दिन का समय होता है जबकि 11 घंटे रात का समय होता है। इसलिए रात दिन की तुलना में काफ़ी लंबी होती है। इतना कहने के बाद चलिए आपको आपकी भूमिकाओं के बारे में बताते हैं। हवा में मौजूद होलोग्राफिक छवि अचानक गायब हो गई जब सार्जेंट मिलियम ने अपनी घड़ी पर तेजी से क्लिक किया और फिर एक बार फिर समूह का सामना करने के लिए मुड़े। जबकि यह ऑपरेशन कॉम्बैट अधिकारी जमीन पर लड़ाई के साथ गहराई से काम करते हैं। यह इंटरडायमेंशनल लड़ाकू अधिकारी एरियल वॉरफेयर के साथ काम करते हैं और इस ग्रह पर वर्तमान मिशन के साथ काम करते हैं। यह हवाई युद्ध के केवल 4 पहलू हैं जिन्हें तैनात किया गया था, जो हैं पैराट्रूपर्स, हवाई टोही, जमीनी बलों के लिए सामरिक समर्थन और सरल कार्गो एयर ड्रॉप्स। सरल एयर ड्रॉप डिवीजन कार्गो स्पेसशिप में शस्त्रागार और हथियारों को लोड करने और उन्हें युद्ध के मैदान में यह अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। J से L तक के समूह इस डिवीजन का समर्थन करते हैं। यह का एक अधिकारी, घुंघराले काले बालों वाला एक दुबला पतला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, अचानक हॉल में प्रकट हुआ और उसने सार्जेंट मिलियम को एक छोटा सा झुककर प्रणाम किया। आप सभी कैप्टन आंद्रेई के पीछे चलें। इस मिशन की अवधि के दौरान आप उनकी देखभाल में रहेंगे। जी सर। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आकृति के ठीक बाद समूह J से L तक के लोग आ गए, जिससे केवल 9 समूह ही बचे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरा डिवीजन जमीनी बलों के लिए सामरिक सहायता है, जबकि इस समूह में मुख्य रूप से बमवर्षक और हवाई युद्ध समूह शामिल हैं। आप खतरे के कारण बमवर्षक विमानों का पीछा नहीं करेंगे और इसके बजाय युद्ध के मैदान में गंभीर रूप से घायल हुए यह अधिकारियों की मदद करने और फिर उन्हें वापस बेस तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होंगे। कृपया सावधानी बरतें और हमेशा चौकन्ने रहें। हालांकि अभी तक पूर्ण युद्ध नहीं छिड़ा है और हताहतों की संख्या बहुत कम है, फिर भी युद्ध का मैदान अभी भी बहुत खतरनाक है। जैसे ही वह सार्जेंट मिलियम के सामने पहुंची, एक महिला यह अधिकारी हॉल में चली आई। आपने मुझे बुलाया है सार्जेंट? हाँ, जोली, ये नए कैडेट हैं जो आपके स्वास्थ्य विभाग में शामिल होंगे। मैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में सौंपता हूँ, सार्जेंट मिलियम ने कहा। आप निश्चिंत रहिए, सार्जेंट। अच्छा, ग्रुप G से I तक के लोगों को अधिकारी जोली के पीछे चलना है। तीनों समूह भी अधिकारी के पीछे पीछे निकल गए और तेजी से नज़रों से ओझल हो गए। वायुटोही दल हुम्बन सैनिकों की इमेजरी इंटेलिजेंस उपलब्ध कराने तथा दुश्मन के युद्धाभ्यास का विवरण भेजने के लिए जिम्मेदार है। ग्रुप D से F तक के लोगों को इस डिवीजन का समर्थन करना है। एक मध्यम आयु वर्ग के यह अधिकारी धीरे धीरे हॉल में प्रकट हुए और समूह तेजी से उनके पीछे चल पड़ा। ज़ेरास ने देखा कि एनरिकॉर्ड भी समूह का हिस्सा था, विशेष रूप से समूह ही का।
अब हमारे पास अंतिम डिवीजन पैराट्रूपिंग समूह बचा है, जो मुख्य रूप से EIA पैराट्रूपर्स के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। आपका मिशन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आप युद्ध के मैदान में युद्ध सैनिकों को पहुंचाएंगे। ये सलाह दी जाती है कि आप बेहद सावधान रहें क्योंकि भले ही आप केवल अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध के मैदान से जुड़े हों, फिर भी आप इसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे। ग्रुप ए से सी तक के लोगों को इस डिवीजन का समर्थन करना है। EIA का एक अधिकारी हॉल में प्रकट हुआ, लगभग 2 मीटर लंबा एक विशालकाय आदमी, जिसके बाल चमक रहे थे और चेहरे पर जख्म के निशान थे, जिससे वह मानव त्वचा में एक जानवर जैसा लग रहा था। आप लोग अधिकारी स्पार्टनबर्ग का अनुसरण करते हैं और हमेशा दिए गए नियमों को सुनते हैं, क्या ये स्पष्ट है? NO12B-in.com एड्स बाय पब फ्यूचर। जी श्रीमान। अंतिम समूह अधिकारी स्पार्टनबर्ग के तुरंत बाद हॉल से बाहर चला गया, केवल सार्जेंट मिलियम भी वहां रह गए, जो समूह को जाते हुए देख रहे थे। उनकी सामान्य मुस्कान एक बार भी उनके चेहरे से नहीं हटी, लेकिन जैसे ही उन्होंने समूह को पूरी तरह से बाहर निकलते देखा, वे भी गायब हो गए, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना चश्मा उतार दिया था, जिससे थकावट के कारण उनकी आंखें थोड़ी लाल हो गई थीं। यह मिशन अब तक का सबसे अनियमित मिशन है। हमें पूरी ताकत से काम न करने का आदेश दिया गया है और साथ ही मारे न जाने की कोशिश भी की जा रही है। यह अभी भी अनिश्चित है कि हम इसे कब तक जारी रख पाएंगे और क्या समय पहले से ही बहुत तेजी से निकल रहा है। और फिर भी EIA नए कैडेट्स को शामिल होने की अनुमति देने के लिए तैयार है, तो उच्च अधिकारी क्या योजना बना रहे हैं? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ज़ेरास अधिकारी स्पार्टनबर्ग के पीछे पीछे चल रहे थे और जल्द ही वे एक बड़े सफ़ेद धातु के दरवाजे के सामने रुक गए। इस क्षेत्र में वहां बिल्कुल भी कोई नहीं था, जिससे जगह पूरी तरह से शांत थी। अधिकारी स्पार्टनबर्ग के साथ अकेले रह गए, जो एक इंसान से ज्यादा एक जानवर लग रहे थे। नए कैडेट्स ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में ही उनकी हृदय गति बढ़ गई। EIA अधिकारी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर सकते, है न? ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए ऐसा करना उचित हो। अधिकारी स्पार्टनबर्ग, जिन्होंने दरवाजे की घुंडी को अपने हाथों में जकड़ रखा था, अचानक बीच में ही रुक गए, क्योंकि अंततः उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। उनका झुका हुआ शरीर सीधा खड़ा था, उनकी पीठ पूरे कैडेट्स की ओर थी और उनकी कर्कश रीढ़ को झकझोर देने वाली आवाज पूरे शांत स्थान में गूंज रही थी। आप जानते हैं, यह एक क्रूर युद्ध है जिसमें आप सभी जा रहे हैं, जहां केवल सबसे साहसी व्यक्ति ही प्रवेश करने का साहस कर सकते हैं, जिनका जीवन कठिन है। फिर भी उच्च अधिकारियों ने आप जैसे शौकिया लोगों को भेजने का साहस किया। इससे मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि आप लोगों का जीवन कितना कठिन है। अधिकारी स्पार्टनबर्ग की आवाज़ तुरंत बदलकर अत्यंत भयावह हो गई, क्योंकि पूरे स्थान में एक शक्तिशाली आभा फैल गई, जिसके कारण नए कैडेटों के चेहरे तुरंत बदल गए। क्रैक बूम। अधिकारी स्पार्टनबर्ग ने अचानक मुड़कर अपनी हथेलियां आगे की ओर पटकी तो अंतरिक्ष में एक विशाल हथेली का भूत दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो हवा में असहनीय बल लगा हो, जैसे कि कोई परमाणु बम गिरने वाला हो, जिससे वह दर्द से पागलों की तरह चीखने लगे। शॉकवेव उभरी, जो कॉस्मिक रैंक स्टेज के प्राणी की सर्वनाशकारी शक्ति के साथ नए कैडेट्स के समूह की ओर बढ़ रही थी। सदमा, अविश्वास, क्रोध, भय। दान की गई गोल्डन टिकट और पावर स्टोन्स के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं वास्तव में आपके समर्थन की सराहना करता हूं। एक बार फिर से धन्यवाद। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। अगर आपके पास कोई विचार है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।